आगे वही मोक्ष नित्य की इस हरकत से उसको देखने लगा, लेकिन जब उसने उसकी नम आंखों को देखा तो उसका दिल टूटने लगा। इसलिए वो जल्दी से उसके पास जा उसके पीठ को रब करते हुए परेशान होते हुए बोला, नेहा क्या तुम ठीक हो? उसकी बात सुन नित्य अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है, लेकिन मोक्ष फिर भी उसकी बैक को रब करते रहता है। जब मोक्ष को यकीन हो जाता कि नित्य फाइनली ठीक है तो वो अपनी जगह से खड़े होते हुए नित्य के पीछे चला जाता है। वही का एक नित्य जल्दी अब खुद को संभाल फिर से मोक्ष से बोली, मोक्ष मैं ठीक हूँ। उसकी बात सुन मोक्ष अनसुना कर देता है और उसकी पीठ को सहलाना कंटिन्यू कर रहता है। अब तक पलक भी मोक्ष और नित्य के पास आ चुकी, उसके पीछे सरिता आंटी भी थी। जब मोक्ष को अब नित्य फाइनली ठीक है तो वो अब पलक की तरफ देख एक मुस्कान दे दी। उसके बाद वो पलक को अपनी गोद में लेकर चेयर पे बैठ गया और उसके देख बोला, एंजल आज का दिन आपका कैसा था? उसकी बात सुन पलक बोली, डैड आज सकू में बहुत मजा आया, लेकिन वो वंश है न एक नंबर खड़ूस इंसान है। वो मुझे लड़कों से दोस्ती और खेलने से मना करता है। हूँ राक्षस कहीं का, बोल अपना मुंह बना लेती है। वही उसकी बात सुन मोक्ष अपनी आंखों को छोटा कर बोला, ये वंश कौन है? डैड आप उसे नहीं जानते हैं, वो अंश का बड़ा भाई है और मेरा दोस्त है। उसकी बात सुन मोक्ष बोला, हाँ तो वो आपका भी बड़ा भाई हुआ ना? उसने बात सुन पलक जल्दी से अपना सर हिला देती है और बोली, बिल्कुल नहीं डैड, डब्ल्यू के मुझे अपनी बहन नहीं मानता है, ऊपर से वो कितना हैंडसम भी है। ये बोलते वक्त उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। वही पलक की आंखों में वंश के लिए चमक देख मोक्ष को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी सबसे कीमती चीज को चुराने की कोशिश कर रहा है। वही उसकी बात सुन नित्य ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए सब बहुत ही नॉर्मल बात थी। आखिर अभी बच्चे ही थे जिन्हें ज्यादा दोस्त बना पसंद नहीं था, जिस वजह से उनके जो बड़ौत बनते भी वो उन्हें दूसरे किसी से भी दोस्ती नहीं करने देते थे। इसलिए फिर पलक की तरफ देखते हुए बोली, एंजल आप यहाँ तक कैसे आए? उसकी बात सुन पलक नित्य की तरफ देखती है, फिर अपना हाथ को सीने पे फोल्ड कर अपना सर घुमा अपने मुंह को फूला के बोली, डैड मॉम को बोल दो पलक उनसे बात नहीं करेगी। वो पलक को बिल्कुल मुझसे बात नहीं करती है और ना ही मुझसे मिलने आती है, इसलिए पलक भी उन्हें बिल्कुल बात नहीं करेगी, ना ही उनके किसी सवाल का जवाब देगी। उसकी बात सुन नित्य ने अपनी एंजल की तरफ देख फिर अपनी जगह से खड़ी हो उसके पास जा उसको मोक्ष से लेकर अपने गोद में ले ली और अपने सीट पे बैठ गई। नित्य पलक के गाल पे किस करते हुए बोली, सॉरी एंजल प्लीज मुझे माफ कर दो। आपको तो पता है न आपकी मॉम को कितना काम रहता है, ऊपर से परसों मेरी एंजल का बर्थडे है न, इसलिए मैं अपने काम को जल्द जल्द से खत्म कर उस दिन में पूरा टाइम अपनी एंजल के साथ स्पेंड करूंगी। हम लोग बहुत घूमेंगे और एंजॉय करेंगे। उसकी बात सुन पलक खुश हो गई, फिर वो अपने कान आकर बोली, सॉरी मॉम मैं आपको बिना बताए यहाँ आ गई। उसके बात को सुन नित्य एक नज़र मोक्ष को देखती है, फिर उसके कान से हाथ हटाकर बोली, बच्चा सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे डैड ने तुम्हें बुलाया था इसलिए तुम आ गई, लेकिन नेक्स्ट बिना बताए कहीं जाना मत। उसकी बात मोक्ष भी ध्यान से सुन रहा था। उसके दिमाग में चल रहा था कि आखिर नित्य पलक की सिक्योरिटी को लेकर इतना परेशान क्यों रहती है, लेकिन फिर ये सोचकर कि इस बारे में बाद में वो नित्य से बात करेगा, फिलहाल तो वो अपने जलन से उन दोनों को देख रहा था, जहां नित्या बार बार पलक के कभी गाल पे किस कर रही थी तो कभी उसके माथे पे। उसका दिल कर रहा था कि वो पलक को नित्य की जगह हाथ उसको अपनी गोद में ले ले और नित्य को बोले उसको किस करने की। दूसरी तरफ मयंक जो कि दूसरी तरफ बैठकर लंच कर रहा था, अचानक ही उसके फोन पे एक बीप की आवाज आई, जिसे सुन उसने अपने फोन को देख जिसमें उसको रोशनी की तरफ से एक कुछ फोटोज आए थे। ये देख उसने उस पे क्लिक किया, इसके साथ ही उसके फोन पे कुछ फोटोज शो होने लगा। उसने पहले तो उतना ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से वो जल्दी जल्दी फोटो को स्विप करने लगा, लेकिन अचानक ही एक फोटो ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच, जिसे देख उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गई जैसे अभी बाहर आ जाएगी। उसने थोड़ा जूम करके फोटो देखा तो वो लगभग अपने चेयर से गिरते गिरते बचा, क्योंकि फोटो में इस वक्त नैना ने एक ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहन ट्रायल रूम के बाहर खड़ी थी। वही तेजस उसको एक तक देख रहा था। ये देख मयंक को गुस्सा भी आ रहा था। उसने फोटो को स्विप किया ही था कि उसको एक और फोटो दिखाई दिया, जिसे तेजस आने हाथ से नैना एक आगे कुछ बाल को पीछे कर रहा था, जिसे देख उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी के अभी उसका हाथ कट अलग कर दे।
मयंक का चेहरा इस वक्त जलन से लाल हुआ पड़ा था, लेकिन फिर भी उसने फोटो को आगे किया, जहां पे जिसे देख इस बार वो खुद को संभाल नहीं पाया और सच में चेयर से गिर गया, क्योंकि इस फोटो में तेजस के हाथ में एक रिंग थी और वो नैना के सामने लेकर खड़ा था। वही काउंटर पे खड़ी सल्स गर्ल उन्हें देख मुस्कुरा रही थी। उन्हें देख ऐसा लग रहा जैसे तेजस नैना को प्रपोज कर रहा है, वही नैना बस उस रिंग को देखे जा रही है। मयंक जलन और गुस्से से एक बार फिर से फोटोज को स्विप करता है, लेकिन फोटो आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए वो बैंक करता है। तभी उसको रोशनी का मैसेज आया, मयंक बेबी मैं कैसी लग रही हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो ड्रेस सिलेक्ट करवाने में? मैं तुम्हें जो अपनी फोटो भेजी है उसमें से बातों ना। उसके मैसेज को पढ़ वो चिढ़ गया और अपने मन में बोला, यहाँ मेरा सौतन मेरी महबूबा के पीछे पड़ा है और इन चुड़ैल मैडम को अपने कपड़े की पड़ी है। ये सोच वो अभी कुछ मैसेज करता उसे पहले ही रोशनी का मैसेज आया, बेबी बताओ ना, आज शाम को हम सब क्लब जा रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी पसंद का ड्रेस पहन कर जाना चाहती हूँ। उस मैसेज को पढ़ उसका दिमाग में घूम गया। अचानक ही उसका दिमाग इमेजिनेशन वर्ल्ड में चल गया, जहाँ पे नैना तेजस के साथ क्लब में डांस कर रही थी। वही तेजस का एक हाथ नैना के कमर था और दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। अचानक ही पूरे डांस फ्लो की लाइट चली गई और एक स्पॉटलाइट तेजस और नैना के ऊपर गिरी। स्पॉटलाइट में दोनों बहुत ही अच्छे दिख रहे थे, जहां पे नैना ने रेड शॉर्ट ड्रेस पहने हुए थी, वही तेज ने ब्लैक शर्ट और ब्लू पेंट, दोनों भी एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे थे। अचानक ही तेजस नैना से 2 कदम दूर हो अपने घुटने के बल बैठ, नैना बस उसको ही देख रही थी। तभी तेजस ने अपने कमर के पीछे से एक बॉक्स निकला और उसे खोल नैना के सामने कर दिया। जैसे ही नैना ने उसको देखा उसकी आंखें बड़ी जो गई और उसके हाथ उसके होठ को ढक दिए। मयंक की इमेजिनेशन को हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यूड करेंगे। अब आगे वही सभी लोग बस नैना के जवाब का इंतजार कर रहे थे। वही साइड में बैठा मयंक बस एक हाथ में ड्रिंक लिए एक तक नैना को देख रहा था। पूरे माहौल में एक शांति थी। अचानक ही उस शांति की तोड़ते हुए एक आवाज आई, यस नो। एक चीख के साथ मयंक अपने होश में आया। उसके माथे पे पसीना झलक रहा था। उसको देख साफ लग रहा था जैसे वो कितना डरा हुआ है नैना का उसे जाने से। उसने एक नज़र अपने आसपास देख तो उसे पता चला कि वो अभी जो देख रहा था वो बस उसका इमेजिनेशन था, इसलिए उसने राहत की सांस ली। शाम का वक्त मयान अपने केबिन में बैठा अपने आज दोपहर खुली आंखों से देखा हुआ सपने के बारे में सोच रहा था। वो अपने आप से ही बोला, कुछ सोच मयंक, तू ऐसे कैसे उसको खो सकता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है उस क्लब में ले जाने का। वैसे भी बॉस को क्लब में मीटिंग करना पसंद नहीं है। अब तो लगता है सिर्फ भगवान ही मेरी मदद कर सकते हैं, खास कुछ ऐसा हो जाए कि बॉस आज क्लब जाए। मयंक अभी अपने चेयर पे बैठा इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक ही उसके फोन पे मैसेज का रिंगटोन आया, जिसे मयंक अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। उसने अपने फोन पे शो हो रहे नोटिफिकेशन को देख, जिसके बाद उसकी खुशी का ठिकाना न था। वो जल्दी से अपनी केबिन से निकल मोक्ष के केबिन का डोर बिना नॉक किए खोल देता है। तभी उसके कान में मोक्ष की ठंडी आवाज सुनाई दी, जो बोल रहा था, लगता है तुम मैनर भूल गए हो क्या? मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत है कि मेरे केबिन में आने से पहले तुम नॉक करना चाहिए। उसकी बात सुन मयंक की खुशी एक टायर के पंचर की तरफ फूस हो गई। अचानक ही उसको कुछ याद आया और उसको ऐसा लगा जैसे इस बात से भी उसका डेविल बॉस खुश नहीं होने वाला है। फिर भी उसने एक कोशिश करते हुए कहा, बॉस वो DQ के तरफ से आज रात मूनलाइट क्लब में मीटिंग रखी है। उसकी बात सुन जो अब तक मयंक को डांटे हुए लैपटॉप पे आने उंगली नचा रहा था, वो एकदम से रुक गया। उसकी नज़र ने एक पल मयंक को देखा, फिर अपना सर हिला, एक बार फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया। उसके इशारे को समझ मयंक खुश हो गया। उसने मन ही मन भगवान को शुक्रिया किया, आखिर उसके जल्लाद बॉस ने क्लब में मीटिंग के लिए हाजो कर दिया था। हालांकि कि वो थोड़ा हैरान था, लेकिन उस हैरानी से ज्यादा खुशी कि अब वो अपनी नैना के ऊपर नजर रख सकता था। रात का वक्त मूनलाइट क्लब में इस वक्त बहुत जी चहल पहल का माहौल था। स्टेज पे कुछ लोग डांस कर रहे थे तो कहीं कुछ लोग एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक चल रही थे। तभी एंट्री गेट से 3 लोगों की एंट्री होती है, जिसे सभी की नज़र उस तरफ चली जाती है। एक लड़का जिसने व्हाइट टी-शर्ट के ऊपर ब्लू डेनिम कोट और नीचे जीन्स पहने हुए था, उसको देख सभी लड़कियों आहें भर रही थी। काले बाल, ब्राउन आइज, गोरा रंग, उसको देख कोई भी लड़की फिसल जाए
वहीं उसके बगल में खड़ी लड़की जिसने ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहने हुए थी, गोरा मगर प्यार चेहरा जिसपे मेकअप के नाम पे बस लिप बाम लगाई थी, हाथ में महंगी घड़ी, गले में चैन, उसके काले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसको देख वहाँ लड़के कयाल हो रहे थे। उस लड़की के बगल में खड़ी लड़की बोली, यार नैना आज तो तुम छा गई, देखो कैसे सब तुम्हें ही देख रहे हैं। उसकी बात सुन वो लड़की और लड़का जो कि तेजस और नैना थे बस हंस दिए। तभी तेजस उस लड़की के पास आते हुए बोला, हाँ तू रोशनी तुम कहाँ कम हो, देख कैसे सब तुम्हें भी देख रहे, ऐसा लगता है जैसे आज यहाँ मौजूद लड़कियां तुम्हें कच्चा चबा जाना चाहती हो। आखिर तुम्हें उनके बॉयफ्रेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट जो कर लिया है, देख सब लड़के कैसे तुम दोनों को देख रहे हैं। उसकी बात सुन वो दोनों मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद बड़े ही एटीट्यूड से चलते हुए अंदर आ जाते हैं। वही क्लब के एक प्राइवेट रूम में उस वक्त दो लोगों आमने सामने बैठे हुए थे। इस वक्त वहां का माहौल बहुत ही अजीब था क्योंकि वो दोनों जब से मिले थे तब से शांत थे। तभी एक शख्स ने अपने पास खड़े इंसान को देख अपने बॉस की नज़र को महसूस कर एक इंसान अंदर तक कांप गया। उस इंसान ने जल्दी से खुद संभाल अपने बॉस के सामने बैठे इंसान से बोला, मिस्टर किंग मेरी बॉस के पास टाइम कम है यहाँ वेस्ट करने के लिए, इसलिए आपको जो भी बात करनी है जल्दी करो। उसकी बात सुन किंग जो कि मोक्ष था वो अपने होश में आया। ये उसकी डीक्यू के साथ पहली मुलाकात थी लेकिन फिर भी उसको ऐसा क्यों लग रहा जैसे वो उसको जानता है। लेकिन फिर अपने सर को झटक वो मयंक को कुछ इशारा करता है जिसे समझ मयंक अपने हाथ की एक फाइल को डीक्यू के आगे करता है। नित्य उसके हाथ से फाइल ले लेती है। इस वक्त उसके चेहरे पे मास्क था जिसे सिर्फ उसकी ब्लैक आइज नजर आ रही। उस ना तो मयंक का चेहरा नजर आ रहा ना ही मोक्ष का क्योंकि उन दोनों के चेहरे पे भी मास्क था। नित्य को फाइल पढ़ते देख मयंक बोला, डीक्यू जैसा कि आप इस फाइल में पढ़ रही तो आपको पता चल चुका होगा कि हम आपसे मिलना क्यों चाहते थे। 2 दिन में इंडिया में एक ड्रग्स का शिप आने वाला है। हमें हमारे आदमियों से पता चला है कि ये ड्रग्स इंडिया के यूथ को बहुत जल्दी ही तबाह कर सकता है। यही नहीं बहुत सी जगह पे इस ड्रग्स ने अपने काम को शुरू कर दिया और ये दूसरा शिपमेंट है जो कि बहुत बड़ा है, इसलिए हमें इसे रोकना होगा। उसकी बात सुन नित्य अपनी सख्त मगर कोल्ड वॉइस में बोली, और तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, क्योंकि जहां तक मुझे पता है इस काम के लिए किंग के पास बहुत सारे लोग हैं। उसकी बात सुन इस बार मोक्ष ने जवाब दिया, इसे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, बस मैं चाहता हूं कि इस काम को तुम करो क्योंकि तुम्हारे और उस बॉस की दुश्मनी के बारे में किसे पता नहीं है। साथ ही मुझे पता है वो किसी बच्ची और लड़की को ढूंढ रहा है। साथ ही मुझे खबर मिली है उसने इस बार पिछली बार से ज्यादा लोगों इंडिया भेजने वाला है तुम्हारे लिए। उसकी बात सुन नित्य की काली आंखें में एक मडस इंटेंशन दिखाई देने लगा। उसने मोक्ष की तरफ एक नज़र देख बोली, ओह तो किंग यहाँ पूरे होमवर्क के साथ आए हैं, नॉट बैड नॉट बैड। इसी के साथ उसने अपने हाथ उस क्वीन साइड चेयर पे फैला दिए, अपने एक पैर को दूसरे पैर पे कर मोक्ष को देखने लगी। मोक्ष भी एक किंग की तरह उसके सामने बैठ उसको देख बोला, अब जब मुझे डेविल क्वीन से सामना करना ही था तो उसके बारे में सब कुछ जाने में क्या हर्ज है। और वैसे भी तुम्हारे क्रूलिटी के किस्से तो पूरे अंडरवर्ल्ड में फैले हुए हैं। आखिर तुम्हारा और हमारा दुश्मन सेम है तो उससे लड़ने के लिए हम एक टीम बना ही सकते हैं। ठीक है, मैं इस काम में तुम्हारा साथ दूंगी। ये बोल वो अपना हाथ मोक्ष के सामने कर देती है। मोक्ष भी अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, मुझसे निराश मत करना वरना मैं तुम्हें कभी खुश होने का मौका नहीं दूंगा। इसी के साथ ही वो भी अपने हाथ उसके हाथ बेस मिला देता है। जब उसने डीक्यू के हाथ को महसूस किया उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके मन ने एक बीट मिस कर दी। मोक्ष ने डीक्यू को देख लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अपन हाथ उसके हाथ से दूर कर लिया। वो अब बस एक तक डीक्यू को देखने लगा। उसे एक पल के लिए लग रहा जैसे उसने डीक्यू से नहीं बल्कि अपनी निया से हाथ मिलाया है। उसे अभी भी अपने हाथ पे उसके हाथ की गर्मी महसूस हो रही थी। वही सामने खड़ी नित्य ने अपना रुख दरवाजे की तरफ कर लिया। वो अभी बाहर जाती उसे पहले ही मोक्ष जो अब तक कुछ सोच रहा था वो बोला, अब जब हम दोनों इस काम में एक साथ है तो क्यों न डिनर कर लिया जाए, वैसे भी टाइम हो गया। मोक्ष को अब डीक्यू का चेहरा देखना था इसलिए उसने अपने ईगो को साइड रख डीक्यू से सवाल किया था। उसकी बात सुन नित्य ने बिना उसकी तरफ देख अपनी कोल्ड और इमोशनलेस आवाज में बोली, जहाँ तक मुझे पता है आज हम पहली बार मिले हैं, अभी हम इतने भी अच्छे से नहीं जानते हैं और नहीं हम दोस्त हैं। ये बोल वो बिना एक पल रुके वो से चली गई। उसके जाते ही मोक्ष के होठों पे एक स्माइल आ जाती है क्योंकि नित्या बिल्कुल इसके बगल से गई थी इसलिए अब उसका शक यकीन में बदल गया था कि उसकी निया ही डीक्यू है। वही साइड में खड़ा मयंक कभी दरवाजे को देखता तो कभी अपने सरफिरे बॉस को।
वो थोड़ा हैरान था, आखिर पहली बात था जब किसी ने उसके बॉस को मना किया है। वो अपने आप से ही बोला, हे भगवान, ये हो क्या रहा है मेरे सरफिरे बॉस के साथ। जो इंसान आज तक कभी भी किसी लड़की को आंखें उठा के नहीं देखता था, आज वो रिलेशनशिप है, ऊपर से लेडी बॉस के अलावा आज इसने उस क्रालियटी की देवी के साथ डिनर का प्लान भी बना लिया। अरे कोई इन्हें बातों जिसके साथ ये डिनर करना चाहता है वो पूरे अंडरवर्ल्ड पे अपना दबदबा बना के बैठी हुई है, उसकी आगे तो बॉस भी कुछ कम पड़ जाते हैं। ये भले ही माफिया किंग है लेकिन वो भी माफिया क्वीन है। ये बोल वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। किसी ने सच ही कहा है, जब कोई लड़की अपना बदला के रास्ते पे चलती है तो शैतान भी साइड बैठ के उससे लेसन लेता है। आखिर लड़की को आज तक कौन ही समझ पाया है। ये सब सोचते हुए वो अपनी सोच में गुम था कि तभी उसे अपने आप पे जब किसी नज़र महसूस हुई तो उसने अपने सर को उस तरफ घुमा लिया, जिसे देख उसके बॉडी में एक सिरहन दौड़ पड़ी। वही मोक्ष ने एक नज़र मयंक को देख फिर वो भी रूम से बाहर निकल जाता है, सीधा नीचे क्लब में चला जाता है जहाँ पे उसकी बहन और तेजस होते हैं। वही मयंक एक पल तो अपने बॉस की नज़र देख अपने मन को शांत कर लेता है, क्या पता उसका ये सनकी सरफिरा बॉस फिर से उसके मन की बात न सुन ले। लेकिन फिर उसको जाते देख उसने एक राहत की सांस लो और उसके पीछे चल पड़ा। दूसरी तरफ नित्या क्लब से बाहर आ जाती है। उसने बाहर जाने के लिए पीछे का रास्ता चुना था कि तभी उसको ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है, जिसे सोच उसके होठों पे एक एविल मुस्कान आ जाती है। वो अपने पास से एक छोटा सा गोली निकल बाहर फेंक देती, जिसे कुछ ही समय में वो एक छोटा सा एक्सप्लो होता है, जिसे आसपास बहुत सारी गैस फैल जाती है, जिसका फायदा उठा के नित्या वहां से निकल जाती है। वही उसके पीछे आ रहे लोग जब उधर आते तो उन्हें कोई नहीं दिखता है। तभी एक आदमी की नज़र नीचे जमीन पे जाती है जहां पे एक बॉल जैसा था जिसमें से अभी भी कुछ गैस बाहर आ रही, जिसे देख उस आदमी ने अपने हाथ में ले लिया और ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी कुछ लिखा हुआ था। उसने जब ध्यान से पढ़ा तो उस पे लिखा था, किंग से कह देना जब वक्त आएगा तब हम आमने सामने होंगे, लेकिन अभी अगर अगली बार ऐसी कोई हरकत की तो वो अच्छे जानते हैं कि DQ कौन है और क्या कर सकती है। उस पे ही लिखी हुई बात को उस आदमी को अच्छे से समझ आ गया था कि वो इनडायरेक्टली उसको धमकी दे रही है, इसलिए उसने तुरंत इस बात का मैसेज मोक्ष को दे दिया। वही मोक्ष भी उस मैसेज को पढ़ अपने फोन को बंद कर नित्य के आने का इंतजार करने लगा। उसको भले ही पता चल चुका था कि नित्य ही DQ है, लेकिन उसको अभी उस पे विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर नित्य अभी सिर्फ 18 साल की ही तो थी, फिर वो माफिया क्वीन कैसे हो सकती है। ये सब सोच रहा वो अपने फोन में नित्य की फोटो देखने लगा, जिसे उसने उस दिन पार्क में लिया था। इसमें उसके साथ नित्य और पलक भी थी, जिसे देख उसके होठों पे मुस्कान आ जाती है। वही नित्य इस वक्त एक होटल के कमरे में अपने सामने बने क्लब को देख रही थी। उसके होठों पे एक मुस्कान थी। उसने अपने हाथ में पकड़े फाइल को खोल एक बार फिर से पढ़ा और अपने सामने लगे आईने में देखते हुए बोली, तुम्हारी वजह से आज लोग मुझे मौत की देवी के रूप में जानते हैं। तुम्हारी वजह से मुझे इस काली दुनिया में कदम रखना पड़ा। इसका अंजाम तो तुम्हें चुकना पड़ेगा। बहुत जल्दी तुम्हारे साम्राज्य को खत्म करूंगी। उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किसे छेड़ा है। बस इंतजार करो अपनी बर्बादी का। ये बोल उसने फाइल को वही टेबल पे रख दिया और आंखें बंद कर बगल में रखे सोफे पे आंखें बंद कर बैठ गई। अचानक ही उसके आंखों के सामने एक फ्लैश आया। तुम वादा करो कि उस आदमी के साम्राज्य को खत्म करोगी, उसको बताओगी कि लड़की कभी कमजोर नहीं होती है। उस राक्षस को बताओगी अगर एक लड़की किसी जिंदगी बना सकती है, उसको सपोर्ट कर सकती, उसका हर हालत में साथ दे सकती है, तो वही लड़की वक्त आने पर उनका सर और साम्राज्य को मिटाने की ताकत रखती है। नित्या उस लड़की को अपनी भरी आंखों से देख रही थी। उसके हाथ को थामे हुए बोली, मैं वादा करती हूँ उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसका मैं बदला लूंगी। उसकी जिंदगी नर्क से भी ज्यादा खराब बना दूंगी, मैं वादा करती हूँ। नित्या की बात सुन उस लड़की के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, जिसके साथ ही उसकी आंखें बंद हो जाती है। उसके हाथ नित्या के हाथ से छूट जाता है। इसी आवाज के साथ नित्या की आंखें खुल जाती है। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आने हाथ को देखते हुए बोली, जो वादा किया है उसको मैं पूरा जरूर करूंगी। इसी के साथ वो अपने हाथ की मुट्ठी बना लेती है। उसकी आंखें आंसू और गुस्से से लाल हो गया था।
तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने अपने फोन की तरफ देख जहाँ के नैना नाम शो रहा था, इसलिए वो अपनी जगह से खड़ी हो रेडी होने चली गई। फोन उसने पिक नहीं किया। इस वक्त वो किसी से बात करने की मूड में नहीं थी, इसलिए फोन को वैसे रिंग होता छोड़ वो रेडी होने चली जाती है। कुछ ही समय में नित्य रेडी होकर बाहर आती है। अपना फोन लेकर वो सीधा बाहर निकल जाती है। होटल के पीछे से निकल कुछ राउंड चक्कर लगाने के बाद उसकी कार क्लब के सामने आके रुकी। नित्य कार से निकल सीधा अंदर चली जाती है। वही कोई था जो अपनी जलती हुई नज़र से उसे बस अंदर जाते हुए देख रही थी। ये इंसान स्नेहा थी, जो कि अभी अभी क्लब आई थी कि उसकी नज़र कार पार्क कर रही नित्य पे चली गई। उसके पीछे वो भी अंदर चली गई। उसने आज सुबह से ही अपने आदमियों को नैना के पीछे लगा दिया था। जब से नैना ने नित्य को कॉल किया था, इसलिए उसके आदमी जो सुबह से ही उन लोगों का पीछा कर रहे थे, उन लोगों ने स्नेहा को उनके बारे में यहाँ होने की इन्फॉर्मेशन दी, जिसके बाद स्नेहा यहाँ आ गई। वहीं नित्य ने जैसे ही क्लब में इंटर किया, वो मौजूद सभी लोगों की नज़र बस उसे पे टिक गई। नित्य ने इस वक्त ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। उसका ड्रेस उसके घुटने से ऊपर था। उसके ड्रेस में चमकीले बिल्कुल घने रात में चमक रहे सितारे जैसे थी, जो कि उसके गोरे बदन पे खिल रहा था। सबकी नज़र बस नित्य पे थी। वहीं मोक्ष भी एक तक नित्य को देख रहा, लेकिन जब उसको रियलाइज हुआ यहाँ मौजूद लगभग सब लोग उसकी निया को देख रहे हैं, जिसे देख उसको गुस्सा आने लगा। वो अपनी जगह से उठ सीधा नित्य के पास चला गया और उसके कमर पे हाथ रख एक नज़र सबको देखता है। वहीं जब सबने मोक्ष को नित्य के साथ देखा तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं लड़कियां जलन से पागल हो गई थी। आखिर कौन नहीं जानता था मोक्ष राठौड़ को बिजनेस किंग, एक डेविल जिसे अपने आसपास लड़की भी बर्दाश्त नहीं। आज वो एक लड़की के साथ क्लब आया है। अब तक जो लड़के नित्य को एक तक देख रहे, जिनकी ड्रीम गर्ल नित्य बन चुकी थी, वो अब अपनी नज़ारे नीचे किए खड़े थे। आखिर किसकी हिम्मत होगी मोक्ष राठौड़ के गर्ल के ऊपर नज़र डालने की। मोक्ष कैसा इंसान, इस बारे में किसी से छुपा हुआ नहीं था। वही पीछे खड़ी स्नेहा से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे नित्य ने उसकी जगह ले ली है। तभी किसी ने उसके पीछे से उसके कंधे पे हाथ रख दिया। उसमें जब पीछे देखा तो जहां अब तक उसके चेहरे पे गुस्सा था, अब एक पल में ही आंसू था और चेहरे पे उदासी थी। उसको देख ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके ऊपर कितने जुल्म किया है। वो अपने सामने खड़े इंसान के गले लग गई और उसको पकड़ रोने लगी। हालांकि उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पे एक एविल स्माइल थी, जैसे उसने कुछ रखा हो। टू बी कंटिन्यूड। अब आगे वो इंसान स्नेहा को खुद के गले लग इस तरह रोते देख बहुत ज्यादा गुस्सा में आ चुका था। उसने अपने सामने चल रहे सीन को देखा, फिर वो स्नेहा को उसी तरह लेकर दूसरी साइड चला गया। वो इंसान स्नेहा को खुद से अलग कर बोला, स्नेहू चुप हो जाओ, देखो तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। उसकी बात सुन स्नेहा की सिसकी और बात गई। इस वक्त उसका सर नीचे था, जिस वजह उसके होठों की मुस्कान उसके सामने खड़े इंसान को नहीं दिख रहा है। कुछ देर इस तरह खड़े होने के बाद उसने अपना सर ऊपर कर अपने सामने खड़े इंसान को तरफ देखते हुए बोली, यश तुमने देखा न कैसे मोक्ष उस लड़की को पैम्पर कर रहा है। उस पे मेरा हक न उसके प्यार पे मेरा हक है। मम्मी, मैंने बचपन से उसे प्यार किया है और उसने एक ही पल में मुझसे सगाई तोड़ इस गोद ली हुई बेटी से रिश्ता जोड़ लिया। मेरे सारे हक और प्यार उस लड़की को दे दिया। ये बोल वो रोने लगी। उसकी बात सुन यश को उसके लिए बुरा भी लग रहा और दुख भी हो रहा था। यश स्नेहा को सांत्वना देते हुए बोला, स्नेहा तुम पहले शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी हालत समझ रहा हूँ। उसकी बात सुन स्नेहा ने उसे देख सवाल किया, तुम क्या समझोगे मेरी हालत? मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ, किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। तुम्हें क्या पता कैसा लगता है जब तुम किसी से प्यार करो और वो इंसान तुम्हारे ही सामने किसी को और को वो प्यार और अपनापन देता है जिसके लिए तुम तरसते हो। तुम्हें नहीं पता है, लेकिन इस चीज से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उसकी बात सुन यश ने अपने मन में कहा, सही कहा तुमने, मैं ही समझ सकता हूँ कि कैसे मैं जब भी तुम्हें उस मोक्ष के तरफ देखता हूँ, जब तुम्हें उसके साथ बात करने की कोशिश करते हुए देखता हूँ, तो मुझे कैसा लगता है। वो अपनी सोच में गुम हो गया था। वही स्नेहा उसको देख एक एविल स्माइल उसके होठों पे छा गई। वो अपने आप से बोली, बेवकूफ, मेरी थोड़ी सी एक्टिंग पे इसकी ये हालत है। इस वक्त वन हंसने का मन कर रहा था, लेकिन चेहरे पे अभी भी एक दुखी एक्सप्रेशन थे। स्नेहा ने यश के दुखती नस पे हाथ रख दिया था। उसको शुरू से पता है कि यश उसको पसंद करता है, या फिर उसके लिए कहना गलत नहीं होगा कि वो स्नेहा के लिए पागल पागल है, शायद इस हद की वो स्नेहा के कहने पे यश उसके लिए खुद को तबाह करने से पहले एक पल भी नहीं सोचेगा।
यश का ये इमोशन स्नेहा के लिए काफी था, उसको अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल करने के लिए। यश इस वक्त अपने सोच में घूम था कि तभी स्नेहा ने उसका हाथ पकड़ उसके तरफ देख बोली, यश कुछ करो, मुझे मेरा मोक्ष चाहिए, वरना मैं खुद को कुछ लूंगी। उसको मैं किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। वो सिर्फ मेरा है और मैं सिर्फ उसकी। उसकी बात सुन यश का दिल एक बार फिर से टूट गया। उसने स्नेहा को देख फिर उसके सांत्वना देते हुए बोला, स्नेहा मैं तुम्हें वादा किया है कि मैं मोक्ष को पाने में तुम्हारी मदद करूंगा, फिर उसके लिए मुझे इस नित्य के साथ कुछ भी क्यों न करना पड़े। उसकी बात सुन स्नेहा खुश हो जाती है, आखिर वो यश से इस चीज की ही उम्मीद कर रही थी। दूसरी तरफ स्नेहा और यश के बातों से अनजान नित्य इस वक्त सबके पास आ चुकी थी। नैना झट से मोक्ष को नित्य से दूर कर खुद उसके गले लगते हुए बोली, भाभी आप आज बहुत ज्यादा सुंदर और प्यारी लग रही है। ये बोल उसने उसकी बलाई ले ली। वही बेचारा मोक्ष बस एक तक अपने हाथ को देख रहा था जहां उसे अभी तक नित्य का हाथ पकड़ रखा था, और उसके बहन ने एक झटके में उसको उसे अलग कर दिया। ये सोच उसको गुस्सा आ रहा, उसने घूर के नैन को देखने लगा। वही मोक्ष के घूरती और गुस्से वाले नजर को इग्नोर कर वो नित्य को रोशनी और तेजस की तरफ इशारा कर बोली, भाभी ये आपकी बड़ी नंद है, रोशनी है। उसकी बात सुन रोशनी नित्य के गले लग बोली, भाभी आप सच में बहुत सुंदर और क्यूट है। मुझे नहीं पता था कि मेरे हार्टलेस भाई का आपके जैसी कोई लड़की पसंद हो सकती है। अगर पता होता तो मैं पहले ही आपको ढूंढ चुकी होती है। उसकी बात सुन नित्य को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ। वही नित्य के लाल चेहरे को देख मोक्ष को बड़ा मजा आ रहा था। फिर नैना ने तेजस की तरफ इशारा कर बोली, और ये मेरा दोस्त तेजस है, लेकिन हम इससे प्यार से तेजू बोलते हैं, आप भी वही बोलना। वही उसकी बात सुन तेजस उसको घूरने लगा था, क्योंकि उसको तेजू नाम जरा भी पसंद नहीं। उसको लगता था कि तेजू नाम सिर्फ लड़कियों पे ही सूट करता है। लेकिन नैना तो नैना थी, तेजस के घूरने से उसको कहाँ फर्क पड़ने वाला। इसलिए तेजस उसपे से अपनी नजर हटा नित्य के सामने अपने हाथ को करते हुए बोला, भाभी मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। वही नित्य अभी उसके हाथ में अपने हाथ की मिलाती उससे पहले ही मोक्ष ने अपने हाथ को तेजस के हाथ में रखते हुए बोला, तेजस मेरी मुलाकात तो तुमसे हुई ही नहीं। उसकी बात और एक्शन दोनों ही इस वक्त उसके एक्सप्रेशन से मैच नहीं कर रहा था। वही नैना और रोशनी अपने भाई की इस हरकत पे पहले तो हैरान हुए, फिर हंसने लगे। ये उनके लिए पहली बार नहीं था। अपने भाई की जलन को उसने पहले भी देखा था, जब नित्य उनके घर आई थी और सबसे बात कर रही थी, उस वक्त भी उसने अपने भाई के जलन को देख लिया था। वही नित्य भी मोक्ष के इस एक्शन से हैरान थी। मतलब हद है, इस इंसान की जिलेस लेवल की कोई लिमिट ही नहीं है। ये सोचकर उसने अपने सर को हिला देती है। वही पीछे खड़ा मयंक तो बस तेजस जो ही घूर रहा। जब मयंक ने देखा कि कैसे तेजस नैना को घूर रहा है, तो उसे लगा वो उसको प्यार से देख रहा है, जिस वजह से अब वो उसको घूर रहा था। वो अपने आप से ही बोला, देखो देखो कैसे मेरी नैना को देख रहा है, इसको तो मैं अभी बताता हूँ। ये बोल वो मोक्ष के पास जाके खड़ा हो गया। वही उसके खड़े होते ही तेजस के फेस एक्सप्रेशन बदल गए। उसके वजूद उसके चेहरे पे एक मुस्कान था जो कि धीरे धीरे गायब हो रही थी। वो अब मयंक की तरफ देखने लगा। वही मयंक, उसको तो बड़ा मजा आ रहा था तेजस का चेहरा देख कर आ रहा था। तभी नैना, जिसने मयंक के चेहरे की मुस्कान और तेजस के चेहरे पे परेशानी देखा था, वो जल्दी से मयंक को तेजस से दूर करते हुए बोली, मयंक भाई आप मेरे तेज के पैर पे चढ़े हैं। उसकी बात सुन मयंक के चेहरे के हर रंग ऐसे उस जैसे किसी ने पेड़ पे बैठे बर्ड को पत्थर मारा हो। तो वही नित्य हैरानी से कभी मयंक को देखती तो कभी नैना को। तभी पीछे खड़ी रोशनी, जो कि नैना की बात से मुंह दबाए हंस रही थी, वो नित्य के कान में बोली, भाभी ज्यादा मत सोचिए, नैना बस मयंक को जेलस फील करवाना चाहती है, इसलिए उसने ऐसा कहा है। उसकी बात सुन नित्य हैरान होते हुए बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। उसकी बात सुन रोशनी बोली, भाभी अब तक आपको पता चल चुका होगा कि नैना मयंक को पसंद करती है और मयंक भी नैना को पसंद करता है। लेकिन जब नैना ने मयंक से अपने लव को कन्फेस किया तो मयंक उसको मना करके चला गया। इसलिए अब नैना मयंक के सामने तेजस से क्लोज होने का नाटक कर रही है। उसकी बात सुन नित्य ने उसकी तरफ देख मुस्करा दिया। वही जो कि नैना के खुद के भाई बुलाने से सदमे में चला गया था, वो नैना के बुलाने से होश में एक बार फिर से उसके मुंह खुद के भाई सुन मयंक गुस्से में आ चुका था। वही नैना तेजस का हाथ पकड़ उसको अपने साथ स्टेज की तरफ ले जाते हुए बोली, रोशनी दी में तेज के साथ डांस करने जा रही, आप भाभी के यहाँ खड़ी रहिए या फिर हमारे साथ चलाइए।
उसकी बात सुन रोशनी ने मोक्ष की तरफ देख जैसे कि उसे परमिस मांग रही हो नित्य को अपने साथ ले जाने की। वही मोक्ष भी उसकी नजर का मतलब समझ अपना सर हाँ में हिला देता है। वैसे भी वो कभी नित्य को कैद करके नहीं रखना चाहता था। वो जो चाहती थी कर सकती, जहाँ जाना चाहती जा सकती, सिवाय उसको छोड़ के जाने की और दूसरे लड़की को देखने की। रही बात लड़कों के उसके करीब आने की, तो जो भी लड़का उसकी निया को अपनी गंदी नजर से देखेगा मोक्ष उन्हें मौत के घाट उतारने से पहले एक पल भी नहीं सोचेगा उसके लिए। वही नित्य ने भी एक नजर उसको देख अब तक उसको मोक्ष के बारे में जो कुछ भी पता चल था उस हिसाब से मोक्ष बहुत ज्यादा क्रूल हार्टलेस था। वो लड़कियों को अपने आसपास भी भटकने नहीं देता था। उसकी कभी भी किसी लड़की के साथ न्यूज बाहर नहीं आई थी। जो भी लगा के उसके आसपास जाती भी थी तो मोक्ष उनके साथ साथ उनकी फैमिली को भी बर्बाद कर देता था। इसलिए लड़कियां भी इसके करीब जाने से डरती थी। लेकिन जैसे बिहेव वो बाहर के लोगों ने साथ करता था, जैसी उसकी पर्सनैलिटी थी, वो सब नित्य के सामने नहीं था। मुख हमेशा ही एक ऑर्डिनरी लड़की तरह ट्रीट करने की जगह एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था। उसको पैम्पर करता था, उसकी केयर करता था, उसको प्यार करता था। नित्य के सामने वो एक नॉर्मल टीनेज बॉय जैसा बिहेव करता था, जिसे बस कैसे भी करके अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है ताकि वो उसका फ्यूचर में साथ पा सके। नित्य ने उसके आंखों में खुद के लिए प्यार, जुनून, जिद सब देख था, लेकिन इस चीज से डरने की जगह उसको खुशी मिलती थी। इस वजह वो उसको धीरे धीरे ही सही पसंद करने लगी थी। उसने सोच लिया था। वो खुद को लक्की मान रही थी कि अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्या होगा जब उसको पता चलेगा कि वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई है? क्या जब उसको पता चलेगा कि अंडरवर्ल्ड में जिसे लोग मौत की डेविल के नाम से जानते हैं वो वही, तो क्या फिर वो मुझे तब भी ऐसे ही पसंद करेगा, प्यार करेगा या नफरत करेगा? क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा? ऐसे बहुत से सवाल उसके मन आ गए। वो अब बस एक मोक्ष को देखने लगी। तभी उसका ध्यान रोशनी की बाती से टूटा जो बोल रही थी, भाभी चलिए। उसकी बात सुन नित्य भी अब स्टेज पे चली गया। उसके जाते ही मोक्ष ने एक नज़र उसको देख फिर बार काउंटर से एक वाइन का ग्लास उठाए उसको देखने लगा। उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। वो अपनी नज़र को इधर उधर करने लगा था कि तभी उसकी नज़र एक साइड गई जहाँ के उसके कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। मोक्ष ने मयंक को कुछ इशारा किया, जिसे समझ मयंक को कब से जला भुना बैठा हुआ था वो इस तरफ चला गया जहाँ मोक्ष ने इशारा किया था। अब आगे इधर नित्य, नैना और रोशनी साथ में स्टेज पे थी। वो उन लोगों के साथ डांस कर रही थी। तभी स्टेज पे कुछ लड़के आए। उनके एक हाथ में वाइन का ग्लास था और दूसरे हाथ में सिगरेट, जिसके काशले वो वही डांस करने लगे। वो लड़के स्टेज पे डांस कर रही को बुरी नियत से छू रहे थे, जिस वजह से बहुत सी लड़कियां अनकंफर्टेबल होती, लेकिन वो लोग उस लड़के का कुछ कर नहीं सकती थी। वही वो लड़के मजे से उन लड़कियों के साथ छेद कमी कर रहे थे। तभी एक लड़के की नज़र नैना पे गई जो कि अपने हु धुन में डांस कर रही थी। उस लड़के की नज़र नैना को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उस लड़के ने अपने साथ खड़े लड़के की तरफ देखा। वही जब उसके दोस्त की नज़र उस लड़के पे गई तो उसने अपने सर को उठा उसकी तरफ देख, जिसे देख पहले लड़के ने आंखों से इशारा कर सामने की देखने को बोला, जिसे समझ उस लड़के ने उसके नज़र का पीछा किया तो शूद लड़के की भी नज़र नैना पे चली। उसको देख दोनों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और उसके तरफ चले गए। वो दोनों लड़के नैना के आसपास खड़े होकर डांस करने लगे। तभी एक लड़के का लड़खड़ा गया, जिस वजह से नैना भी थोड़ी लड़खड़ा गई। तो वो लड़का जल्दी से बोला, सॉरी सॉरी। उसकी बात सुन नैना ने उसको कुछ नहीं कहा। वो फिर से डांस करने लगी कि तभी इस बार दूसरा लड़का भी नैना से ठकला गया। उसके टक्करने की वजह से उसके में हाथ पकड़ी वाइन का ग्लास नैना के ऊपर गिर गया, जिस वजह से नैना को बहुत तेज गुस्सा आया। लेकिन उस लड़के ने उसको जल्दी से सॉरी बोल दिया, जिस वजह से नैना उसको बिना कुछ कहे वो से चली गई। नैना को स्टेज से उतरता देख उन दोनों लड़की ने एक दूसरे को देख स्माइल किया। वही नैना को कहीं जाते देख रोशनी उसके पास आते हुए बोली, बच्चे तू कहाँ जा रही है? उसकी बात सुन नैना पहले तो उन लड़कों देखती है जो कि अब फिर से डांस करने लगे थे, फिर रोशनी की तरफ देख बोली, दी वाशरूम जा रही हूँ। मेरे ड्रेस पे वाइन गिर गया, उसको ही साफ करने जा रही हूँ। उसकी बात उन रोशनी की बोहे सिकुड़ गई। वो नैना की तरफ देख बोली, लेकिन तुमने तो वाइन नहीं लिया, तो फिर ये कैसे? उसकी बात सुन नैना बोली, दी वो वहाँ ओए डांस कर रहे लड़के के हाथ से गिरा। उसकी बात सुन रोशनी ने उस तरफ देख तभी उसकी नज़र वहाँ डांस कर रहे एक लड़के पे चली गई जो कि नैना को ही देख रहा था।
लेकिन रोशनी की नज़र देखते ही उसने अपनी नज़र घुमा ली। रोशनी ने भी उस पे अपनी नज़र हटा नैना को तरफ देख बोली, ठीक है चलो मैं भी तुम्हें साथ चलती हूँ। उसकी बात सुन नैना ने उसको अपने साथ आने से मना करते हुए बोली, नहीं दी इसकी ज़रूरत नहीं है, आप जाओ एंजॉय करो। उसकी बात सुन रोशनी अपना सर हिलाते हुए बोली, ठीक है लेकिन तुम जल्दी वापस आना। उसकी बात सुन नैना ने अपना सर हिला दिया और वह से चली गई। इधर रोशनी जब वापस स्टेज पे आई तो उसने नित्या को स्टेज से दूर जाते हुए देख तो वो भी उसके पीछे पीछे नीचे आ गई। नित्या सीधा बार काउंटर पे चली गई, उसके पीछे रोशनी भी आ गई। वो नित्या की तरफ देख बोली, भाभी आप यहाँ क्यों आ गए? उसकी बात सुन नित्या बोली, बस ऐसे ही। फिर उसने स्टेज की तरफ देख जहाँ तो उसको नैना दिखाई नहीं दे रही थी। उसने रोशनी से सवाल किया, रोशनी नैना कहाँ है? अभी तो हम लोगों के साथ थी। उसकी बात सुन रोशनी बोली, भाभी वो वॉशरूम गई हुई अभी आती ही होगी। उसकी बात सुन नित्या ने अपना सर हिला दिया। दूसरी तरफ इस वक्त मोक्ष एक प्राइवेट रूम के सोफे पे बैठा हुआ अपने सामने रखे लैपटॉप में कुछ देख रहा था। उसकी आंखें में एक चमक थी, वो बड़ी ही क्यूरियस नज़र से सामने लैपटॉप पे चल रहे हैं सीसीटीवी फुटेज को देख रहा था। पूरे फुटेज को देखने के बाद मोक्ष अपने लैपटॉप को बंद करते हुए बोला, शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आ रहा है, याद रहे मुझे वो डायमंड वाली शिप चाहिए किसी भी हालत में। उसकी बात सुन उसके सामने खड़ा आदमी बोला, बॉस वो शिप 2 दिन में इंडिया आ जाएगी। शिवम याद रहे ये सिर्फ शिप नहीं मेरे बदले तक पहुंचने का मोहरा भी है, इसलिए उसमें मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। मोक्ष ने अपने सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहा। उसकी बात सुन उस लड़के ने अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, बॉस कोई भी गलती नहीं होगी। ये बोल वो वहां से चला गया। वही मोक्ष बस उसकी जाते देख रहा था, उसके आंखों में अभी कोई इमोशन नहीं था। उसने अपनी आंखों को बंद किए चेयर से सर टिका कर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने एक नजारा आया, डैड ये आप सही नहीं कर रहे हैं, वो लड़का दी के लिए सही नहीं है और दी को भी इस रिश्ते से प्रॉब्लम है। मोक्ष के सामने खड़े उसके डैड बोले, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का सही ही सोचते हैं, इसलिए मैं जो कुछ कर हूँ वो सही है। और रही बात तुम्हारी दी की तो वो तुम्हारी बहन से पहले मेरी बेटी है और एक बाप का फर्ज होता है एक बेटी का अच्छा बुरा देखने का। एक बार फिर से सीन चंग होता है, देख लिया डैड आपके एक फैसले ने दी को मुझसे दूर कर दिया। एक बात याद रखना, अगर मेरी दी को कुछ भी हुआ तो ये मोक्ष राठौड़ बुला जाएगा, आप उसके बाप हो। मैं जा रहूं अपनी दी को ढूंढने। इसके साथ मोक्ष ने अपनी आंखों को खोल लिया, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, वो अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है। उसको इस वक्त कितना गुस्सा आ रहा उसको देख साफ पता चल रहा था। वो कुछ लंबी लंबी सांसें लेने के बाद खुद को नॉर्मल कर वहां निकल जाता है। वही क्लब के वॉशरूम में नैना अपनी ड्रेस को क्लीन कर रही थी। अचानक ही एक तेज आवाज के साथ ही वॉशरूम का डोर ओपन हुआ। इस अचानक आवाज से नैना डर गई। उसने अपनी नजर उस तरफ करके देखा तो इस वक्त वही दोनों लड़के खड़े थे जिन्होंने ने उसके ऊपर वाइन गिराई थी। नैना उन दोनों के देख गुस्से में आ चुकी थी। वो उन दोनों की तरफ देख गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है, तुम दोनों इस तरफ लेडीज वॉशरूम में कैसे आए? ये बोल वो वहां मौजूद गार्ड्स को आवाज देने लगी, लेकिन वो कोई नहीं आया। ये देख नैना थोड़ा थोड़ा अंदर ही अंदर डरने लगी थी, लेकिन वो अपने चेहरे से इस चीज को दिखने नहीं दे रही थी। वही नैना की बात सुन पहला लड़का अपना मुंह बनाते हुए बोला, अरे यार तुम तो ऐसे ही गार्ड्स को बुला रही हो जो यहाँ आने वाले भी नहीं है। तभी दूसरा लड़का बोला, रही बात यहाँ आने की तो मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ। वो गलती से मेरे हाथ से तुम्हारे ऊपर वाइन गिर गया था, इसलिए उसे ही साफ करने के लिए आए हैं। उनकी बात सुन नैना गुस्से से चलते हुए उनके पास आते हुए बोली, निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। उसकी बात सुन वो दोनों लड़के हंसते हुए बोले, हाँ जान कह भी कौन रहा है, तुम हमें छोड़ो, हम तो चाहते ही कि तुम हमें न छोड़ो और हम तुम्हें। रही तुम्हें जाने की उसके लिए अभी पूरी रात है, आज रात हम लोग एक दूसरे की जान सकते हैं। उसकी बात का मतलब समझ अब नैना को अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, जो कि अब उसके चेहरे पे भी साफ दिख रहे थे। वो जल्दी से डोर के पास चली गई ताकि वॉश से बाहर जा सके, लेकिन वो डोर को छू भी पाती उसे पहले ही एक लड़के ने उसके हाथ को पकड़ लिया और दूसरे ने जल्दी से आगे बढ़ डोर को लॉक कर दिया। ये देख नैना उनसे दूर होने लगी और अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोली, ये क्या क्या हरकत, मुझे जाने दो। उसकी बात सुन पहला लड़का बोला, चू चू
चू चू, अभी तो तू बड़ी शेरनी बन रही था और अब क्या हुआ? क्या शेरनी डर गई? तभी उसके बगल वाला लड़का बोला, भाई ये शेरनी तो भीगी बिल्ली निकली। इस बात पे वो दोनों लड़के हंसने लगे। वही उनकी बात सुन नैना और ज्यादा डर गई थी। नैना अपने कदम पीछे करते हुए, कोई है बाहर, प्लीज मेरी मदद करो। नैना ये सब एक उम्मीद के साथ बोल रही थी। वही वॉशरूम में किसी के ना होने की वजह से नैना की आवाज भी तेज हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी उन लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो दोनों वैसे ही नित्य के पास जाने लगे। तभी एक लड़का जल्दी से आगे आकर नैना के मुंह के एकम हाथ रख मुस्कुराते हुए बोला, ईश तुम्हारा ये चिल्लाना सब बेकार है, कोई तुम्हें यहाँ बचाने वाले कोई नहीं और नहीं कोई आ सकता है। ये बोल वो हंसने लगा। वही उसकी बात सुन आर्चना की आंखों से आंसू की धारा तेज हो गई थी। तभी दूसरा लड़का उसके पास आ उसके चेहरे पे अपनी एक उंगली घूमते हुए बोला, आज रात बहुत मजा आने वाला है। वही उसके छुअन नैना को बहुत ज्यादा गंदा फील करवा रहा था। उसने अपनी आंखों को बंद कर अपने मन में अपने भाई मयंक को याद किया। तभी उसको एक बात याद आया, जब तक तुम खुद की मदद नहीं करोगे कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, इसलिए पहले खुद की मदद करो। उसने एक नजर अपने सामने खड़े इंसान की देखा जिसने ने उसके मुंह पे हाथ रख उसका मुंह बंद कर रखा था। नैना ने बिना एक पल गवाए अपने एक पैर से उस लड़के के प्राइवेट पार्ट पे अपनी पूरी जोर से अपने घुटने से वार करती है, जिसे पूरे वॉशरूम में उस लड़के की चीख गूंज उठी। वही उस लड़के के दोस्त ने जब अपने दोस्त की ऐसी हालत देख तो उसको बहुत गुस्सा आया। वो नैन के गाल पे जोर से थप्पड़ मारते हुए गुस्से से बोला, साली हम तेरे साथ प्यार से बिहेव कर रहे हैं और तू तो हमारे सर पे नाच रही है। वही उसके थप्पड़ से नैन खुद को संभाल नहीं पाई और जमीन पे गिर गई। उसके होठों के कोने से खून निकलने लग था। वही वो लड़का नैन के पास आने लगा। नैना एक बार फिर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। वही इस बार उस लड़के ने नैना का एक पैर पकड़ उसको अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे नैना जो कि जमीन खुद को घसीटे हुए पीछे की तरफ जा रही था वो उस झटके से सीधा जमीन ले सो जाती है। वो अपने मन में सबको बुला रही थी। वही वो लड़का धीरे धीरे नैना के करीब जा उसकी किस करने की कोशिश करने लगा। वही नैनाभू भी हेल्प हेल्प करके चिल्ला रही थी। वही उसके ज्यादा हिलने डुलने की वजह से उसको दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने अपने एक हाथ से नैना के दोनों हाथ पकड़ लिए, जिसके दूसरे हाथ से उसने उसके मुंह को पकड़ अपने सामने किया। वो लड़का एक बार फिर से उसके करीब जाने लगा। उस लड़के और नैना के बीच में सिर्फ कुछ इंच का ही फैसला था, जिसे महसूस कर नैना ने अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ दो लोगों का चेहरा दिखाई दे रहा, एक उसके भाई का और दूसरा मयंक का। वो अब मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कोई तो आके उसकी बचा ले। वही वो लड़का जिसे नैना ने मारा वो अब तक खुद को संभाल चुका था। उसने जल्दी से नैना का पैर कर जमीन से दबा देता है। अब नैना ठीक से हिल भी नहीं पा रही थी। वो दोनों लड़के अपने चेहरे पे गंदी मुस्कान लिए बन नैना को ईख रहे थे। वही नैना के ऊपर लड़का बस उस पे झुकता जा रहा था। वो अभी नैना के होठों को छू भी पता उससे पहले ही एक जोर की आवाज के साथ डोर टूट जाता है। वही डोर के टूटा देख वो लड़के डोर की तरफ देखते हैं जहाँ पे इस वक्त मयंक और नित्या खड़े थे। उन्हें देख एक लड़का बोला, ये क्या बदतमीज। वो अपनी बात पूरी कर भी पता उसे पहले ही मयबज आगे आते हुए नैना के ऊपर झुके लड़के के एक लात मारता है, जिसे वो लड़का नैना के दूसरी तरफ गिरता है। ये देख दूसरा लड़का आगे आते हुए मयंक को मारने की हुआ, लेकिन वो मयंक को छू भी पता उसे पहले ही मयंक उसका हाथ पकड़ उसको पूरी तरफ घुमा उसके पीठ से लगा उसके पीठ पे एक लात मारता है, जिसे वो लड़का सोडा वाशबीन से टक्कर जाता है। वही मयंक को देख वो जल्दी से उसके गले लग जाती है। वही मयंक नैना को संभालने लगा। नैना की हालत देख नित्य को बहुत तेज गुस्सा आता है। उसकी नज़र उन लड़कों पे, लेकिन उन्हें देखते ही उसकी आंखों में खून उतर आया था। मयंक का दिल कर रहा था कि वो अभी इसी वक्त उन दोनों को मोक्ष के पालतू जानवर के आगे देख दे, लेकिन इस वक्त उसके लिए नैना को संभाले ज्यादा जरूरी था। वही दोनों लुढ़के मयंक के ऐसे मरने से गुस्से में आ चुके थे। तभी एक लड़का अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, ए तुम दो ओजो की भी अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। तुम लोगों को नहीं पता मैं किन, मेरे एक इशारे पे तुम दिनों दुनिया में नजर भी नहीं आओगे। उसकी बात सुन नित्य अपनी कोल्ड आवाज में बोली, ठीक है तू कर इशारा, में भी तो देखूं तेरे इशारे में कितनी ताकत है। उसकी बात सुन दूसरा लड़का बोला, भाई ये लड़की तो उसे भी कमल है। उसी बात सुन पहला लड़का बोला,
ठीक कहा तूने यार, हम तो फोकट में लड़की के पीछे पड़े थे, असली माल तो ये है। उसने ये बात नैना और नित्य की तरफ इशारा करते हुए कहा था। उसकी बात सुन नित्य की आंखें अब और भी कोल्ड हो गई। उसने बिन की रहम के वाशबीन पे पड़े वाइन के बोतल से एक लड़के के सर पे मारते हुए बोली, मैं माल नहीं, आग हूँ जिसे तुम जैसे दो कौड़ी के लोग छू भी नहीं सकते हैं। अब आगे उसकी बात और उसकी हरकत से पहला लड़का जल्दी से अपने दोस्त को संभलता हुए बोला, आए लड़की, तू जानती नहीं है मैं कौन और क्या कर सकता हूँ। उसकी बात सुन मयंक इसके पास बढ़ने लगा, तभी नित्य उसको रोकते हुए बोली, मयंक ये पूरा क्लब मुझे 5 मिनट में खाली चाहिए। फिर उस लड़के की तरफ देख बोली, 5 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट है, दिखा तू क्या कर सकता है। ये बम। उसने बिना किसी रहम के उसको उसके बाल से पकड़ फिर से स्टेज के पास लाकर उसको जमीन पे पटक देती है। उसकी इस हरकत से सब लोग की नज़र अब उस तरफ चल जाता है जहाँ के इस वक्त वो लड़का मुंह के बल जमीन के गिरा हुआ था। उसका चेहरा इस वक्त एक लड़की के कदम में था। ये देख उस लड़के को अपनी बहुत ज्यादा इंसल्ट महसूस हुई। उसकी आंखें अब तक गुस्से से लाल हो चुकी थीं। तभी एक गार्ड दूसरे लड़के को भी लेकर आता है जिसका सर नित्य ने फोड़ दिया था। वही नित्य उस लड़के को देखते हुए बोली, चल दिखा अपनी ताकत। ये बोल वो वहां रखे सोफे पे बैठ गई। इस वक्त उसकी आंखें में कोल्डनेस था, चेहरा पे कोई एक्सप्रेस नहीं था। नित्य जिस सोफे पे बैठी हुई थी वो एक आमल सोफा था, लेकिन नित्य के ऐसे बैठने से ऐसा लगता था जैसे कोई रानी बैठी हुई हो। वही साइड खड़े स्नेहा और यश भी एसबी देख रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें एहसास हुआ कि धीरे धीरे क्लब खाली हो रहा। ये देख वो दोनों एक जगह चले गए जहां वो यहाँ का सारा तमाशा देख सकते थे। कुछ ही समय में पूरा क्लब खाली हो चुका था। इस वक्त उस क्लब में वो दोनों लड़के जो को स्टेज पे घायल हो चुकी हालत में पड़े थे, नित्य और मयंक थे। नित्य ने पहले ही नैना को रोशनी के साथ घर भेज दिया था। आज जो कुछ भी हुआ था उस वाक से नैना बहुत ज्यादा डर गई थी। वही मोक्ष उन लोग के साथ नहीं था क्योंकि वो इस वक्त अपनी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में था। उसको अभी तक क्लब में हो रहे हंगामे के बारे में कुछ पता नहीं था। वो अपने प्राइवेट रूम में बैठा मीटिंग अटेंड कर रहा था। ऊपर से नित्य ने भी मयंक को मन किया था कि वो इस बारे मोक्ष को ना बताए। उसकी बात पे मयंक उसको कुछ कहने वाला ही थी, लेकिन उसे पहले नित्य ने बिना उसकी एक सुनी सामने की तरफ देख रहे थे। वही स्नेहा और यश भी क्लब के साइड में चुप कर ये सब देख रहे थे। तभी क्लब के बाहर कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज आई, जिसे सुन उस पहले लड़के के चेहरे के घमंड भरी मुस्कान आ गई। वो बोला, देख अब तेरे साथ क्या होता है। उसके इतना बोलते ही अंदर कुछ बॉडीगार्ड्स आए। वो गार्ड्स आते ही क्लब को घेर कर खड़े हो गए। तभी एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, वो अपने चेहरे पे घमंड लिए अंदर आया। उस आदमी को देख नित्य के होठों पे एक एविल स्माइल आ गई, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी स्माइल को छिपा लिया। वो आदमी जो कि अब तक घमंड में नजर आ रहा, जब उसने अपने बेटे का फूटा हुआ सर और उसको ऐसे जमीन पे बेहोश पड़ा देख उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया है। वो गुस्से से चिल्लाते हुए उसने उस लड़के से सवाल किया, मेरे बेटे की ये हालत कैसे हुई और तुम उसे यहाँ ऐसे लेकर क्यों पड़े हो। उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ। तभी वो लड़का गुस्से और नफरत से बोला, बड़े पापा ये सब इस लड़की ने किया है, इसने ही भाई का सर फोड़ा है, ऊपर से वो हमें यहाँ से जाने भी नहीं दे रही है। उस लड़के ने ये सब बात नित्य के तरफ इशारा करते हुए कहा था। वही उसकी बात सुन वो आदमी पीछे मुड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे यानी कुलदीप बंसल के बेटे के साथ ये सब करने की। तुम जानती नहीं मैं कौन। बोलते बोलते वो रुक गया। उसके माथे पे पसीने की बूंद झलक आई। अब जाके उसकी नज़र सामने बैठी नित्य पे गया था। नित्य को देख उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। उसकी आंखों में डर और चेहरे पे घबराहट साफ देखी जा रही थी। कुलदीप को ऐसे देख नित्य के होठों पे एक एविल स्माइल आ गई। उसने कुलदीप बंसल की तरफ देख बोली, क्या हुआ मिस्टर बंसल, आप अभी कुछ बोल रहे थे ना। उसकी बात सुन कुलदीप हकलाते हुए बोला, बॉस आप यहाँ। उसके गले आवाज ही नहीं निकल रही थी। वही इसकी ऐसी हालत देख सब लोग हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कुलदीप बंसल जो कि खुद एक बिजनेसमैन के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी अच्छी पकड़ बना रखी है, जो इंसान कभी किसी से नहीं डरता, वो आज नित्य से डर रहा था। उसके सामने उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही है। ये देख सब लोग शोक में थे।
वही स्नेहा को अब नित्य से जलन हो रही थी। वो अपने आप में सोचने लगी कि उसकी डॉक्टर नी वाली आइडेंटिटी कितनी सुपीरियर है, जो इतना बड़ा इंसान उसके सामने बोलने से भी डर रहा है। राठौड़ और सिंघानिया परिवार के बाद अगर किसी पकड़ बिजनेस वर्ल्ड में अच्छी थी तो वो कुलदीप बंसल था। नित्य कुलदीप की तरफ देख हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोली, मिस्टर बंसल, मुझे नहीं पता था ये आपके बेटे हैं। अगर ये बात मुझे पहले पता होता तो शायद मैं कभी भी आपके साथ कोई डील नहीं करती और नहीं अपने पैसे को आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करती। उसकी बात सुन बंसल डर गया और जल्दी से नित्य के सामने घुटने के बल बैठते हुए बोला, बॉस प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपके इस एक्शन मेरी कंपनी लॉस में चली जाएगी, हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। उसकी बात सुन नित्य ने एक ठंडी निगाह से उसकी तरफ देख अपने पैर से उसके सीने पे लात मारते हुए बोली, हो जा बर्बाद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये बात तुझे उस वक्त सोचना चाहिए था जब तू अपने कंपनी के पीठ पीछे से ड्रग्स डीलिंग और लड़कियां और बच्चों की ट्रैफिकिंग करने से पहले सोचना चाहिए था। उसकी बात सुन बंसल हैरान था। उसने नित्य की तरफ देख डरते हुए बोला, बॉस बॉस ये सब झूठ है। उसके ये कहते ही नित्य अपनी जगह से खड़े हो उसके पास जाते हुए बोली, अच्छा तो अब तो ये मेरे सामने बोलने की हिम्मत कर रहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। इसके साथ वो उसके पैर पे अपने हिल को रख दबाने लगी। तभी एक आदमी उसके पास आ उसके हाथ में एक फाइल रख देता है, जिसे लेकर नित्य उस फाइल बंसल के मुंह पे मरती हुए बोली, ले सबूत तेरे काले कारनामे का। वही उस फाइल को देख अब बंसल का डर से बुरा हाल हो रहा था। वो अपनी आंखों में डर लिए सामने की तरफ देख रहा था। उसके सामने इस वक्त नित्य की नर्क की देवी जैसी लग रही थी। वही वो दोनों लड़के जो कि नैना से बदतमीजी कर रहे थे, उन्हें भी डर लगने लगा था। वो दोनों जल्दी से नित्य के पास आए। नित्य ने जिस लड़के का सर फोड़ा उसको भी अपने पापा की चिल्लाने की आवाज सुन होश आ चुका। उस लड़के ने जब इस तरफ देख तो उसकी आंखों में एक डर और गुस्सा नजर आ रहा था। इस वक्त नित्य की पीठ उन दोनों की तरफ थी और बाकी सभी की नज़र नित्य और कुलदीप बंसल पे। इस चीज का फायदा उठा लड़का अपने आसपास कुछ देखने लगा। कुछ ही दूर पे उसके एक चेयर नजर आई जिसे लेकर वो नित्य की तरफ बढ़ने लगा। वही ये सब स्नेहा और यश देख रहे थे। स्नेहा की आंखों में एक अलग ही चमक थी, लेकिन जल्दी ही उसकी चमक फीकी पड़ गई क्योंकि वो लड़का जो कि चेयर लेकर नित्य को मारने के पीछे आ रहा था वो नित्य पे वार भी कर पाता। उसे पहले ही एक गुन शॉट की आवाज उस जगह पे गूंज उठी, जिसे अब सबक ध्यान उस तरफ चल गया जहां मोक्ष अपने हाथ में गन लिए बड़े ही स्टाइल से नीचे आ रहा था। वही वो लड़का अपना हाथ पकड़ दर्द से चटपटा रहा था। अपने बेटे की ये हालत देख बंसल जल्दी से नित्य को धक्का देता है, जिसे नित्य इन पल के लड़खड़ा जाती है, लेकिन फिर खुद एम के सवाल लेती है। वही बंसल अपने बेटे को हालत देख डर रहा था। वो नित्य की तरफ देखते हुए बोला, बॉस प्लीज मेरे बेटे को यहाँ से जाने दीजिए, वो मासूम है, उसको मेरे काम के बारे में कुछ भी पता है। उसकी बात सुन मयंक जो कि अब तक गुस्से में था वो गुस्से से बोला, तुम्हारा बेटा मासूम है। उसकी बात सुन बंसल अपना सर हिला देता है। तभी मयंक उसके तरफ देखते हुए बोला, अच्छा तो आपका ये बेटा आज एक लड़की की इज्जत लूटने जा रहा था। अगर मैं और लेडी बॉस वहाँ वक्त से नहीं पहुँचते तो तुना दोनों बेटे मेरी उस लड़की के साथ क्या करते ये तुम भी समझ रहे हो। ये तो उनकी पहली गलती थी जिसके लिए शायद लेडी बॉस इन दोनों को छोड़ दे, लेकिन मेरे बॉस नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इन लोगों ने जिसके साथ गलत करने की कोशिश की वो मेरी बॉस की बहन है और राठौड़ परिवार की छोटी प्रिंसेस है। उसकी बात सुन मोक्ष और वो तीन लोग शौक हो गए, जहां उन तीनों बाप बेटे और दोस्त की इस बात से शौक लगा कि जिसके साथ वो लोग आज मजे करने की सोच रहे थे वो मोक्ष राठौड़ की छोटी बहन है। तो वही मोक्ष इस बात से हैरान था कि आज उसकी बहन के साथ ये सब हुआ। उसने मयंक की तरफ देख तो मैंने उसको यहाँ होने वाली सारी बात बाती, जिसे सुन उसको बहुत तेज गुस्सा आया था। वो उस लड़के पास उसकी कॉलर से पकड़ से उठा अपने कर उसके मुंह पे एक जोरदार पांच मारता है। उसके एक ही ऊंच से उस लड़के के मुंह से खून निकलने लगा। ये देख बंसल जल्दी से अपने बेटे के पास आने लगा ताई उसको मोक्ष अलग कर सके, लेकिन इसे पहले कि वो मोक्ष को छू भी पता मोक्ष के गार्ड्स पहले ही एक्शन में आ जाते हैं और बंसल को पकड़ लेते हैं। वही कोश अभी भी इस लड़के को मार रहा था, जिस वजह से वो लड़का बेहोशी की हालत में आ गया था। ये देख मिल उसे छोड़ दूसरे लड़क को मरते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की तरफ देखने। इसके साथ वो अपने हाथ का एक पंच बना उस लड़के की आंखों में मरता है।
मोक्ष के इस पंच से वो लड़का खुद को संभाल नहीं पाता और जाके पीछे बने टेबल से टकरा जाता है। मोक्ष का गुस्सा इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उसको आज खुद को भाई कहने में शर्म आ रही थी। कैसा भाई था जब उसकी बहन को उसकी जरूरत नहीं, उस वक्त वो अपने मीटिंग में बिजी था। अगर वो अभी मीटिंग खत्म करके नीचे नहीं आता तो अपनी बहन के होने वाले इंसिडेंट के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं चलता। ये सोच कर वो उन दोनों लड़के को पीटे जा रहा। ये देख वहाँ का मैनेजर डर रहा था। उसको लग रहा था जैसे आज उसके क्लब का आखिरी दिन है। मोक्ष की गुस्से में खुद से बड़बड़ाते हुए बोल रहा था, मैं एक अच्छा भाई नहीं हूँ, मैं कभी भी अपनी बहन रक्षा नहीं कर पाता था, मैं एक अच्छा भाई नहीं हूँ, ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। उसकी ये हालत देख मैं नित्य की तरफ जल्दी से जाते हुए बोला, लेडी बॉस कुछ कीजिए, बॉस इस वक्त पैनिक कर रहे हैं। उसकी बात सुन नित्य उसकी तरफ देखते हुए बोली, पैनिक अटैक? उसकी बात सुन में एक सर हिला देता है और परेशान होते हुए बोला, लेडी बॉस प्लीज कुछ कीजिए क्योंकि ये अत बॉस के लिए एक नहीं है। उसकी बात सुन नित्य जल्दी से उसके पास चली जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे मोक्ष को शांत करे, क्योंकि मोक्ष को देख ऐसा लग रहा जैसे वो अभी कुछ भी सुने और समझने के हालात में नहीं है। टू बी कंटिन्यूड। अब आगे। नित्य को मोक्ष की हालत देख तकलीफ हो रही थी। मोक्ष को इस देख जहां नित्य का दिल दुख रहा था तो वही स्नेहा के चेहरे पे एक शातिर मुस्कान थी। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये बस सिर्फ वही जानती थी, लेकिन फिर जल्दी ही खुद के इमोशन पे काबू कर वो फिर से मोक्ष के तरफ देखने लगी। पता नहीं क्योंकि यहाँ हो रहे तमाशे से उसको बड़ा मजा आ रहा था। वही नित्य व मोक्ष की टैग बढ़ने लगी। वही मोक्ष अभी भी उन लड़कों को मार रहा है जिस वजह उन दोनों लड़कों की हालत खराब हो गई थी। मोक्ष ने साइड में पकड़ी टेबल को उठा, जैसे ही उसके ऊपर मारने गया वैसे ही नित्य उसके पास उसके सामने आकर खड़ी हो गई। नित्य ने देख कि मोक्ष की आंखें गुस्से से एक दिन लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों में किसी के खून की चाहत नजर आ रही थी, एक आग और एक बदला, जिसे देख आज नित्य को भी डर लग था। वही मोक्ष अब बस नित्य को ही एक तक देख रहा। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसके हमेशा सेट रहने वाले बाल आज पूरी तरह बिखर के उसके चेहरे पे आ रहे थे। उसके माथे की बसें फूली हुई थी। उसके शर्ट के दोनों बटन खुले हुए थे। उसका लाखों का ब्लेजर जमीन पे बेदर्दी से फेंका हुआ था। उसके दोनों हाथ इस वक्त हवा में थे जिससे उसने टेबल को पकड़ रखा था। नित्य को देखते ही जो मोक्ष अब तक गुस्से से लाल पीला था वो शांत होने लगा। नित्य ने उनके आंखों में देखते हुए एक हाथ उसके गाल पे रख उसके सहलाते हुए बोली, शांत हो जाओ नैना, बिल्कुल ठीक है और मैंने उसको सैफिली घर भेज दिया है। रही बात इन लोगों की, इन्हें तुम बाद में जो भी सजा देने चाहते हो दे देना। उसकी बात सुन और उसके हाथ को अपने गाल पे महसूस करते हुए मोक्ष शांत हो गया, जिसे उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी शांत होते देख सबने राहत की सांस ली कि तभी अचानक मोक्ष का शरीर नित्य के ऊपर झूल गया। वो तो वक्त रहते नित्य ने मोक्ष को संभ लिया, वरना शायद वो अभी मोक्ष के साथ नीचे जमीन पे गिर जाती। मिल को बेहोश होता देख सब लोग परेशान हो गए थे। नित्य मोक्ष को संभालते हुए मयंक से बोली, जाओ और कार रेडी करो। उसकी बात सुन मयंक अपने गार्ड्स की तरफ देख बोला, इन तीनों को हेल मेंशन लेकर जाओ और एक बात याद रहे, इन्हें तब तक टॉर्चर करते रहना जब तक बॉस को होश नहीं आ जाता। उसकी बात सुन गार्ड्स अपना सर हिला देते हैं तो वही वो तीनों लोगों डर से कांप रहे थे। उन्हें अब पछतावा हो रहा था कि उस लोगों ने उस लड़की पे नजर डाली ही क्यों। अगर वो उसे नजर नहीं डालते तो शायद जिंदा रहते पूरा मुंबई शहर जानता था कि मोक्ष कितना क्रूर और निर्दयी इंसान है, और उन लोगों ने उसी निर्दयी इंसान की बहन एम के हरेश करने की कोशिश की है। अब तो भगवान भी उन्हें इस क्रूर ठंडे राजा से नहीं बचा सकता है। एक लोग अभी अब के सुन को कोश ही रहे थे कि तभी मोक्ष के गार्ड्स आगे आ उन लोगों को अपने साथ खींच के बाहर लेकर चले गए। वही स्नेहा उन लोगों के जाते ही यश के साथ बाहर आज और एक लात गुस्से से टेबल ले मरते हुए बोली, आज इस नैना की वजह से मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। मेरा तो दिल कर रहा है कि पहले इन लड़कों का फिर उस नैना की जान ले लूं। अगर ये नहीं होती तो आज मैं अपने प्लान में कामयाब होती और कल ये मोक्ष इस नित्य को धक्के मार के अपनी जिंदगी से बाहर देख देता। उसकी बात सुन उसके बगल में खड़े यश को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो उसकी तरफ देख थोड़ा गुस्से से बोला, स्नेहा ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे पता है तुम मोक्ष से प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारा उस गोद की हुई बहन ने उसे तुमसे छीन लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम नैना के बारे में ऐसा कुछ सोचो। आखिर उन सब में उसकी क्या गलती है? तुम उसको क्यों ब्लेम कर रही हो?
उसकी बात सुन स्नेहा को होश आया कि यश भी उसके साथ है। वो यश के सामने अपने आप को दोषी बनाते हुए उदास होकर बोली, सॉरी यश, मुझे उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें तो पता है न मैं मोक्ष से कितना प्यार करती हूँ, इसलिए अपने आज के प्लान को फ्लॉप होते देख मुझे गुस्सा आया और मैं पता नहीं क्या क्या बोल गई। उसकी बात सुन यश एक नज़र उसको देखता है, फिर उसको समझते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं हूँ न, मैं सब कर दूंगा, आखिर में इसलिए इंडिया आया हूँ। उसकी बात सुन स्नेहा मुस्कुरा देती है। उसके बाद वो दोनों भी वह से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कार में इस वक्त नित्य कार में बैठी मोक्ष को देखते हुए उसके सर को सहला रही थी, जो कि इस वक्त उसके गोद में रखा हुआ था। नित्य ने उसे कार में बैठाते ही उसने मोक्ष को अच्छे से चेक कर लिया। मोक्ष को पैनिक अटैक आया था, इसलिए उसने उसे एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया था, जो कि मयंक हमेशा ही मोक्ष के कार में रखता था, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब मोक्ष के साथ ऐसा हुआ था। इससे पहले भी उसको बहुत बार पैनिक अटैक आ चुका था, इसलिए मयंक कभी भी उसकी हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। मोक्ष उसके लिए क्या था ये सिर्फ वही जानता था। नित्य के मन में अभी बहुत सारे सवाल थे जिन्हें वो पूछना तो चाहती, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अपने सवाल अपने में ही रख लिया। कुछ टाइम में उनकी कार मोक्ष के पर्सनल विला आके रुकी। ये विला पूरा ब्लैक इटालियन मार्बल से बना हुआ था। उसके आसपास जल रही लाइट उस विला को बहुत खूबसूरत के साथ साथ बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बना रहा। विला के दोनों साइड गार्डन था, जिसमें बहुत सी खूबसूरत और महंगे फ्लावर लगे हुए थे। उनके आसपास घूम रहे जुगनू उस जगह को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे, लेकिन नित्य के अभी समय नहीं था कि वो ये सब देख, इसलिए वो हर चीज को इग्नोर कर वो मोक्ष को कार से बाहर निकल उसको अंदर ले जाने लगी। वहीं मोक्ष को ऐसे बेहोश देख उसके गार्ड्स के भी हैरान थे। ये पहली बार था जब उन्होंने ने अपने बॉस को इस हालात में देखा था। वहीं नित्य बिना किसी पे ध्यान दिए मोक्ष को अंदर ले जा रही थी। मयंक ने अब घर के सर्वेंट को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो लोग विला आ रहे हैं, जिस वजह से सभी सर्वेंट को कि इस घर में काम करते थे वो लोग यहाँ आ चुके थे। नित्य को देख सभी सर्वेंट हैरान भी थे। अपने बॉस के साथ पहली बार किसी लड़की को देख वो सब एकदम बस उसको देख रहे थे। तभी उनके कान में मयंक को आवाज गई, जो उनमें से किसी बोल रहा, जा जाओ और लेडी बॉस को बॉस का रूम दिखा दो। ये बात उसने एक लेडी सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए बोला। उसकी इस वक्त कोल्ड थी चेहरा, एक्सप्रेशन लेस, जैसे वो कोई रोबोट। इस वक्त ये मयंक उस मयंक से बहुत अलग था जो कि मोक्ष के साथ होता, घर वाले के साथ होता था। आखिर ही भी क्यों न हमारे डेविल मोक्ष के डेविल दोस्त जो था। मयंक की भी अपनी एक कंपनी थी जिसे उसने अपने असिस्टेंट के भरोसे छोड़ा हुआ था और खुद मोक्ष के असिस्टेंट का काम करता था। मयंक की बात सुन लेडी सर्वेंट कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन फिर अपना सर झुका नित्य को लेकर मोक्ष के कमरे की तरफ चली गई। इधर नित्य के जाते ही मयंक सभी सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, वो बॉस की फियांसे है, इसलिए जैसे बॉस को रिस्पेक्ट करते हो वैसे ही लेडी बॉस की भी रिस्पेक्ट, क्योंकि वो बॉस के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसने भी उनके साथ किसी भी तरीके का डिसरिस्पेक्ट किया तो बॉस उस इंसान को खुद पनिश करेंगे। ये बोल मयंक वहां से चला गया। तो वही उसकी बात सुन सब लोग शौक थे। तभी एक फीमेल सर्वेंट बोली, लेकिन बॉस की शादी तो ओबरॉय खानदान की प्रिंसेस के साथ तय हुई है न, फिर ये लड़की हमारी लेडी बॉस कैसे बन सकती है? मुझे तो लग रहा है जिस लड़की ने बॉस को अपनी खूबसूरती के जल में फंसाया होगा, देखा भी तुमने वो कितनी खूबसूरत है, दूसरी लड़की ने कहा। तभी एक मेल सर्वेंट बोला, मुझे स्नेहा मैम के लिए बुरा लग रहा है, वो तो बॉस से कितना प्यार करती है, वो कितनी अच्छी और इनोसेंट है। उसकी बात सुन सभी ने अपना सर हिला दिया। तभी एक और सर्वेंट बोला, मैं इस घर तोड़ने वाली लड़की को कभी भी अपनी लेडी बॉस नहीं एक्सेप्ट करूंगा। उसकी सर्वेंट की बात सुन एक बार फिर से अपना सर हिला देता है। लगता है तुम लोगों ने ठीक से सुना नहीं कि अभी मयंक सर ने क्या कहा है। लगता है तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है, जो तुम लोग एडिबोज के बारे में ऐसे बात कर रहे हो। एक आदमी जिसने बटलर का कपड़ा पहना हुआ वो आगे आते हुए बोल, अब है तुम लोग अपने अपने काम में लग जाओ। उसकी बात सुन सब लोग थोड़ा डर गए, क्योंकि ये बटलर मोक्ष के सबसे भरोसेमंद इंसान में एक था। इसलिए सभी ने उस सर्वेंट से माफी मांगते हुए बोले, सर प्लीज इस बारे में बॉस को कुछ मत बताना। उसकी बात सुन उस बटलर ने एक उनकी तरफ देखा और बोल, जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी मयंक बाबा को तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। उसके इतना बोलते ही सभी सर्वेंट ऐसे वैसे भागे जैसे किसी ने उनके पीछे शेर छोड़ दिया है।
वहीं उनको ऐसे भागते देख उस बटलर अपना सर हिला दिया और फिर ऊपर की तरफ देखने लगाए जहां नित्या मोक्ष को अच्छे से संभाल ऊपर 4th फ्लोर पे चल रही थी। उसके माथे पे पसीना था। उसको देख उस बटलर की मुस्कान गहरी हो गई। वो ऊपर की तरफ देखते हुए बोला, चलो अच्छा मोक्ष, बाबा ने अपने लिए एक सही लड़की चुना, बस भगवान आप दोनों का साथ ऐसे ही बनाए रखे। उसके बाद वो वहां से चले गए। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि वो मोक्ष के लिए खुश थे। दूसरी तरफ नित्या अब तक मोक्ष के कमरे के सामने पहुंच गई थी। तभी वो सर्वेंट एक तरफ इशारा करते हुए बोली, मैम ये बॉस का रूम है। उसकी आवाज में नित्या ने एक आरोगेटेनेस फील किया लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। नित्या उसको डोर खोलने का इशारा करती है जिसे समझ वो सर्वेंट डोर ओपन कर देती है। ये देख नित्या मोक्ष को संभाल बेड के पास लेज उसको उसके ऊपर सुला देती है। वहीं वो सर्वेंट हर एक चीज को अच्छे से नोटिस कर रही थी। ये पहली बार था जब वो मोक्ष के कमरे में आई थी। सर्वेंट मोक्ष के कमरे के हर एक चीज को देख रही थी जो कि बहुत ही लग्जरी सामान से भरा हुआ था। वो बस एक तक उस रूम को देख रही थी। तभी उसको नित्य की आवाज आई जो कि उसको कमरे से बाहर जाने का बोल रही थी। ये सुन उस सर्वेंट ने नित्य की तरफ देख लेकिन उसकी कोल्ड आंखों को देख वो जल्दी से कमरे से चली गई। वहीं उसके जाते ही नित्य ने मोक्ष के शूज को उसके पैर से अलग किया और उसको अच्छे से बेड पे सुला दिया। इन सब में उसने फील किया कि मोक्ष की बॉडी टेम्परेचर बढ़ रही थी लेकिन वो उसको अभी कोई एकत्र मेडिसिन नहीं दे सकती थी क्योंकि उसकी बॉडी उस पर रिएक्ट कर सकती थी। इसलिए उसने मोक्ष को अच्छे से कंबल से कवर कर दिया और खड़ी होकर वॉशरूम में पानी और एक टॉवल लेने चली गई। उसके वहां से जाते ही मोक्ष जो कि अब तक बेहोश था उसने अपनी आंखें खोल ली। होश तो उसकी तभी आ गया जब उसकी कार विला के पास आके रुकी थी लेकिन नित्य को अपनी केयर करता देख उसको अच्छा लग रहा था इसलिए उसने उस वक्त अपनी आंखों नहीं खोला था। उसकी होश आ चुका इस बारे में नित्य को भी पता नहीं चला क्योंकि वो जो मेडिसिन पैनिक अटैक के लिए लेता था उससे उसको कुछ घंटे लिए फीवर हो जाया करता था। इसलिए उस बारे में नित्य को अभी तक शक नहीं हुआ था। मोक्ष ने जैसे ही वॉशरूम के डोर के खुलने की आवाज सुनी उसने फिर से अपनी आंखों बंद कर लिया। नित्य अपने हाथ में एक बाउल में नॉर्मल वाटर और एक टॉवल लाकर उसे भिगो के मोक्ष के सर पे रखने लगी। पता नहीं क्यों लेकिन मोक्ष को नित्य का उसकी केयर करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसको अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि आज उसे कितने साल बाद इतना सुकून मिला था और इसकी सुकून के साथ कब वो सो गया उसको पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस में इस वक्त आर्यन अपने कमरे में बैठा अपने नेस्ट सर्जरी के लिए पेशेंट की रिपोर्ट पढ़ रहा था। वो आर्यांशी सोफे पे बैठी अपने हाथ में लैपटॉप लिए कोई काम कर रही थी। वो एक नज़र आर्यन को देखती हैं जो कि अपने काम में लग हुआ था। फिर उसको अपने मन में कोसते हुए बोली, जल्लाद, अरे माना कि ये खुद कोई इंसान नहीं है इसलिए रात में जगराता करते हैं लेकिन हम तो एक अच्छे खासे इंसान हैं जिन्हें भूख लगती है, नींद आती है। लेकिन इस इंसान ने तो हमें रोबोट समझ के रख लिया है। बातों रात के 1 बज गए हैं और ये नीचाचर इंसान अभी भी हमसे से काम करवा रहा है। हे भगवान, अगर आपको हमें उन लोगों से बचाना ही था तो हमें एक अच्छे भले इंसान मिलवाते, इस रोबोट जैसे इंसान क्यों मिलाया। आर्यांशी आर्यन को मन में कोसते हुए बहुत ही फनी चेहरे बना रही थी। वो आर्यन उसको खोया देख मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पे बनते बिगड़ते हुए एक्सप्रेशन आर्यन को अच्छा लग रहा था लेकिन फिर जल्दी ही खुद के एक्सप्रेशन पे काबू कर वो अपनी सख्त आवाज में बोला, क्या तुम्हार मुझे कोश के हो गया। उसकी बात सुन आर्यांशी जो कि अभी भी उसे कोश रही थी वो वैसे ही फ्लो में बोल गई, अरे नहीं, मुझे अभी और कोसना है। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि उसने अभी क्या बोल है उसकी नज़र सीधा आर्यन पे चली गई जो कि उसको ही घूर रहा था। ये देख आर्यांशी अपनी दांत दिखा के मुस्कुरा देती है। तभी उसकी मुस्कुराहट एक पल में गायब हो जाती है जब उसके कान में आर्यन के बोले हुए शब्द जाते हैं, कल सुबह 4 बजे तुम मुझे ग्राउंड में चाहिए। उसके ये कहते ही आर्यांशी अपना रोने वाला चेहरा बना के बोली, सॉरी सर, ऐसा मत कीजिए। लेकिन उसकी बिना कोई बात सुन आर्यन उस हाथ पकड़ अपने कमरे से बाहर कर कमरा बंद करते हुए बोला, नो सॉरी, इट्स योर पनिशमेंट। डोर अब पूरी तरफ बंद हो जाता है जिसे देख आर्यांशी गुस्सा हो जाती है। वहीं नादर खड़ा आर्यन मुस्कुराते हुए फिर से अपने काम में लग जाता है। अब आगे अगली सुबह
मोक्ष इस वक्त बेड पे सोया हुआ था, तभी उसे अपने एक हाथ पे कुछ भारी सा महसूस हुआ, जिसे महसूस कर वो इस तरफ देखता है जहाँ पे इस वक्त नित्य सो रही थी। धूप को किरणें पर्दा से छन के उसके चेहरे पे पड़ रही थी, जिससे उसकी खूबसूरती में और इजाफा हुआ था। मोक्ष तो बस एक तक उसको देख तब आखिर नित्य लग ही रही थी। इतनी खूबसूरत उसके चेहरे पे झलकती मासूमियत सोने की वजह से इस वक्त उसका चेहरा गुलाब की पंखुड़ी के जैसे खिला रहा था। मोक्ष की नज़र तो मानो उस पे से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो बस खोई हुए उसको देख रहा था। वो उसको देखते हुए ही अपने मन में बोला, तुम्हें पता है निया, जब तुमने मुझे बचाया था उसी दिन मैंने अपनी इस जिंदगी को तुम्हारे नाम कर दिया था। उस वक्त मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, उस बस में तुम्हारा एहसान उतरना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। लेकिन देखो न, तुम्हें ढूंढते ढूंढते कब तुम मेरा जुनून बन गई। हाँ, तुम मेरी जुनून, मेरा पागलपन, मेरा ऑब्सेशन हो। मैं तुम्हारे लिए पागल और पजेसिव हो चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं करूंगा। अगर मैं तुमसे प्यार करता तो शायद वो वक्त के साथ खत्म हो जाता, लेकिन मेरा पागलपन, मेरा ऑब्सेशन कभी खत्म नहीं होगा। मोक्ष भले ही इस वक्त ये सारी बात अपने मन में बोल था, लेकिन उसी निगाहें इस वक्त भी नित्य के ऊपर टिकी हुई थी। उसकी आंखें में इस वक्त नित्य के लिए जुनून और पागलपन देख जा सकता था। अगर उस वक्त शायद नित्य उसको देखती तो एक पल के लिए वो भी डर जाती, क्योंकि वो जिस तरफ से नित्य को देख रहा था उसको देख के ऐसा लग रहा था जा वो कोई साइको हो। मोक्ष अभी नित्य को देख ही था कि उतने में नित्य थोड़ी कसमसाने लगी। ये देख मोक्ष ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नित्य उसके चेहरे या आंखों के भाव को देखे उसे डर जाए। आखिर वो कैसे उसको डरा सकता है। वही उसके आंखें बंद करते ही नित्य ने अपनी आंखों को खोल दिया। उसने देखा कि मोक्ष अभी भी सो रहा है। ये देख उसने एक नज़र घड़ी को देख, जहाँ पे इस वक्त सुबह के 8 बजे बज रहे थे। वो मोक्ष के सर पे हाथ रख उसका फीवर चेक किया तो उसे राहत हुई, क्योंकि मोक्ष का फीवर उतर चुका था। वो मोक्ष को देखते हुए बोली, चलो अच्छा है फीवर उतर गया, लेकिन अब तक तो इसे होश आ जाना चाहिए था न। ये सोचकर उसने मोक्ष की कलाई पकड़ उसका नब्ज चेक किया। नित्य को खुद की फिक्र करता देख मोक्ष को खुशी हो रही थी। तभी उसके कान में नित्य को आवाज गई, अब जब ये ठीक है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। उसकी बात सुन मोक्ष हैरान हो गया। उसकी निया को उसकी फिक्र नहीं है क्या, वो उसके ऐसे छोड़ के जा रही है। ये सोच के मोक्ष को गुस्सा आने लगा, लेकिन नित्य की बात सुन उसने अपनी काशकें बंद कर ली, क्योंकि नित्य डोर तरफ जाते हुए बोली, शायद तुम्हें अब डॉक्टर नहीं बल्कि एक अच्छे एक्टर की जरूरत है जो तुम्हें अच्छी तरह से चेक कर सके। उसकी बात सुन मोक्ष की समझ आ गया कि नित्य को उसके नाटक के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो यहाँ से जा रही है। नित्य अभी डोर को ओपन करती उसे पहले ही उसने खुद को हवा में महसूस किया, उसके बाद एक मुलायम जगह पे। क्योंकि नित्य की बात सुन मोक्ष जो अब तक नाटक कर रहा था वो जल्दी से अपने बेड से खड़ा होकर नित्य की तरफ बढ़ गया था। उसने बिना समय गवाए नित्य को उठा फिर से रूम में लाकर बेड पे पटक देता है। नित्य बेचारी को संभालने का मौका ही नहीं मिला था, वो तो हैरान थी मोक्ष की फुर्ती देख। वही मोक्ष नित्य को बेड गिरा खुद भी उसके ऊपर आ गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मेरा इलाज तो सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड ही करेगी और कोई नहीं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बेहोश पेशेंट को इस तरह छोड़ के बाहर जाने की? कहीं तुम्हारे बाहर जाते ही मुझे कुछ हो जाता तो? ये बोल उसने नित्य के होठों पे अपने होठ रख उसको किस करने लगा। इस वक्त मोक्ष नित्य को बहुत ही पैशनेट होकर किस रहा था, जिसे नित्य को दर्द हो रहा था और वो मोक्ष से छुटने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मोक्ष तो मोक्ष था, वो कहाँ उसको छोड़ने वाला था। उसने अपनी पकड़ नित्य के ऊपर और कस दी। ये देख नित्य को और गुस्सा आया। एक तो कल रात से वो इस इंसान की केयर कर रही जब, और ये इंसान उसके साथ ऐसे कर रहा है। उसने कुछ कुछ सोच, जिसके बाद इसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने एक नज़र मोक्ष के बंद आंखों को देख फिर वो भी उस किस में इन्वॉल्व हो गई। ये महसूस कर अब मोक्ष नित्य को सॉफ्ट किस करने लगा। उसकी पकड़ नित्य के ऊपर ढीली हो गई था। उसके जिसने अब तक नित्य के दोनों हाथ को पकड़ रखा था वो चूक गया और उसका एक हाथ नित्य की कमर पे गया, जिसे वो धीरे धीरे सहला रहा था, तो दूसरा हाथ नित्य के सर को सहला रहा था। नित्य जिसने मोक्ष से इसी एक्शन की उम्मीद की थी वही हुआ। उसने इस बार अपनी पूरी ताकत लगा धक्का दे दिया। मोक्ष बेचारा जो कि नित्य के साथ रोमांस करने में इतना खो गया था कि उसके पता भी नहीं चला अभी उसके साथ हुआ क्या। अब तो वो दोनों एक दूसरे को अच्छा खासा किस कर रहे थे, तो अचानक से नित्य ने उसको धक्का क्यों दे दिया।
उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत अजीब थे, जैसे वो अभी भी थोड़ा कंफ्यूज और गुस्सा हो। उसने नित्य की तरफ देख जो कि गुस्से से उसके ही घूर रही थी। उसको गुस्से में देख मोक्ष का गुस्सा हवा हो गया। वो बस एक तक नित्य को देख रहा था, जो कि अपने लाल चेहरे से उसको ही देख रही थी। मोक्ष अभी कुछ बोलता उसे पहले ही नित्य ने एक हाथ उसके मुंह पे रख दिया और दूसरा उसके चेस्ट पे उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोली, एक तो तुम कल रात से बेहोश होने की एक्टिंग कर रहे हो, ऊपर से अभी मुझे बिना किसी रीजन के रूडली किस भी किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसकी बात सुन मोक्ष ने अपने हाथ से अपने मुंह पे रखा। नित्य का हाथ हटाते हुए बोला, तुम्हें पता था कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ? उसकी बात सुन नित्य एक एविल स्माइल के साथ बोली, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं किन हूँ और क्या कर सकती हूँ। उसकी बात सुन मोक्ष अपने मन में बोला, अरे यार बेवकूफ, तूने ये कैसे सोच लिया कि तू इस लड़की को बेवकूफ बना सकता है। लेकिन फिर कुछ सोचकर वो नित्य की तरफ देख बोला, जब तुम्हें पता था कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो फिर तुमने मेरी इतनी केयर क्यों की और तुमने मुझे रात में ये बात क्यों नहीं बताई। इस बार मोक्ष नित्य को लेकर पलट गया। वही उसकी बात सुन नित्य अपनी नज़ारे चुराने हुए बोली, वो तो बस। इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाई। इस वक्त मोक्ष उसके ऊपर आ चुका था, वो उसकी आंखों में देख रहा था। वो तो बस क्या? हाँ, मोक्ष उसके बात के रिपीट करते हुए बोला, अपनी बात बोल। उसे नित्य के माथे पे किस किया, फिर इसके गले पे बोलो वो तो बस क्या। तभी नित्य की एक आह निकल गई, क्योंकि मोक्ष ने नित्य को उसके गले पे बाइट कर दिया था और अभी वो सक करने लगा। नित्य सोच रही थी कि वो याने से कैसे जाए। तभी उसने सने देखते हुए कहा, मयंक तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे? उसके ये बोलते ही मोक्ष की पकड़ नित्य पे थोड़ी ढीली हुई। वो पीछे मुड़ के देखने लगा। उसको उस तरफ देखता पा नित्य ने उसको एक बार फिर से धक्का दिया और जल्दी से गेट के तरफ भागते हुए बोली, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आओ। ये बोल वो वहां से निकल गई। वही उसको जाते देख मोक्ष के चेहरे पे मुस्कान आ गई। इधर नित्य जल्दी से कमरे से बाहर निकल मोक्ष के बगल वाले रूम में चली गई और बेड पे बैठ गई। उसके दिमाग में अभी अभी कमरे में जो कुछ भी हुआ घूम रहा था। उसके होठों पे एक ना दिखने वाली स्माइल आ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन फिर जल्दी ही खुद के इमोशन पे काबू कर वो वॉशरूम में चली गई। उसने पहले ही किसी से कहकर अपने लिए कपड़े यहाँ मंगवा लिए थे। दूसरी तरफ राठौड़ मेंशन इस वक्त रोशनी हॉल में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। उसने कल कैसे नैना को संभाला सिर्फ उसे ही पता है। वो बार बार सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। वो खुद से बोली, क्या नैना अभी ठीक होगी? क्या मुझे उसके कमरे में जाना चाहिए? वो अभी इस बारे में सोच ही रही कि तभी उसकी नज़र सीढ़ियों से उतर रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पे हमेशा वाली मुस्कान थी। उसको देख रोशनी जल्दी से उसके पास जाते हुए बोली, नैना बच्चे तुम ठीक हो ना? उनकी बात सुन नैना हंसते हुए बोली, दी आप उतनी चिंता क्यों कर रही है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? उसकी बात सुन रोशनी ने उसको देखते हुए कहा, कल रात हम क्लब गए थे। उसके ये कहते ही नैना उसकी तरफ देखते हुए एक्साइटमेंट से बोली, हाँ दी मुझे याद है, कल हम क्लब गए थे, लेकिन हमने वहाँ क्या क्या किया मुझे ये सब याद नहीं है, तो आप ही बता दो ना। उसकी बात सुन रोशनी को अब यकीन हो गया था कि नैना कल रात की सारी बात भूल चुकी। ये सोच उसने एक राहत की सांस ली और फिर थोड़ा गुस्से वाला नाटक करते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम्हें कुछ याद नहीं है और हम तुम्हें भाई के वहां आने से पहले तुम्हें घर लेकर आ गए, वरना आज भाई की पनिशमेंट से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता था। रोशनी की वाली टोन सुन के नैन पहले तो थोड़ा हैरान हुई थी, लेकिन उसके आगे वाली बात सुन वो डर गई और जल्दी से रोशनी से सवाल करते हुए पूछी, क्या हुआ दी कल और आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? उसको डरते देख रोशनी अपने नाटक को कंटिन्यू करते हुए बोली, कल तुमने बहुत सारी वाइन पी ली थी, ये ही नहीं तुमने कल 2 लोगों को मारा भी। कल क्लब में बहुत तमाशा हो गया था। मोक्ष भाई के डांट से बचने भाभी और मयंक ने तुम्हें मेरे और तेजस के साथ घर भेज दिया था। एक तो भाई को वैसे भी ये सब जगह पसंद नहीं है, ऊपर से तुम्हारी कल की हरकत की वजह से मुझे भी तुम्हारे लिए डर लग रहा है। जैसे जैसे नैना रोशनी की बात सुन रही उसके चेहरे का रंग उड़ रहा था। वो जल्दी से रोशनी का हाथ पकड़ बोली, दो दी मेरी प्यारी, आप तो जानती हो ना मैंने आज तक एक मच्छर भी अपने ही छोटे छोटे हाथों से नहीं मर है। फिर उन लोगों का सर फोड़ने की हिम्मत मुझ में कहाँ से आई, मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे ये सब कर दिया। फिर थोड़ा रोनी सी शकल बना के बोली, दी दो मेरी प्यारी प्लीज मुझे भाई के गुस्से से बचा लीजिए ना। रोशनी फिर से थोड़ा नाटक करते हुए बोली,
सॉरी नैना, वैसे तो अभी इस बारे में भाई को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन तुम जानती हो भाई कैसे है और उनकी पावर क्या है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि भाई को इस बारे में पता न चले। लेकिन तुम्हें भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि कल के बाद तुम फिर कभी भी क्लब नहीं जाओगी। वैसे भी हम पार्टी अपने फार्म हाउस पे भी कर सकते हैं, लेकिन कल के इंसिडेंट के बाद तुम कभी भी क्लब नहीं जाओगी, वरना मैं खुद भाई को सब कुछ बता दूंगी। रोशनी की बात सुन नैना जल्दी से उससे प्रॉमिस करते हुए बोल, प्रॉमिस दी, मैं अब कभी क्लब नहीं जाऊंगी, इनफैक्ट कोई मुझे इनवाइट भी करेगा तो भी नहीं। उसकी बात सुन रोशनी अपना सर हिला देती है। उसके बाद एक उसके सर पे हाथ रख बोली, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, आज तुम मेरे साथ ऑफिस चल रही हो। उसकी बात सुन नैना अपना सर हिला डाइनिंग रूम में चली जाती है। उसकी जाते देख नैना जल्दी से अपना फोन निकाल मयंक को मैसेज कर देती है। भाभी के दावा का असर हुआ है, नैना कल रात की बात भूल चुकी है। दूसरी तरफ मयंक का ओक वाला इमोजी भेज देता है। रोशनी सोचने लगी कि कल हुआ क्या था। फ्लैशबैक, मयंक के कहने पे रोशनी ने नैना को अच्छे से संभाल कर बाहर लेकर आ गई थी, तभी उनके पास तेजस आया। उसने जब नैना की हालत देख उसे रोशनी ने पूछा, रोशनी नैना को क्या हुआ और उसने ऐसी हालत कैसे हुई, मुझे अभी मयंक का मैसेज आया था। उसकी बात सुन रोशनी बोली, तेजस ये ठीक समय नहीं ये सब बात कहने की, नैना की हालत अभी ठीक नहीं है तो पहले हम घर जाना चाहिए। उसकी बात तेजस को भी सही लगी, इसलिए उसने गाड़ी का बैक सीट खोल दिया, जिसे देख रोशनी नैना को संभालते हुए कार में बैठा देती है और खुद भी उसके बगल में बैठ जाती है। उसके बैठते ही नैना उसको काश के पकड़ लेती है। उसकी पकड़ ऐसी थी जैसे अगर उसने अभी रोशनी को छोड़ा तो कहीं वो भाग ना जाए। तेजस भी जल्दी से देवी सीट पे बैठकर स्टार्ट कर देता है। रोशनी धीरे धीरे नैना के सर को सहला रही थी। उसके चेहरे पे नैना के लिए चिंता साफ नजर आ रही थी। आज जो कुछ भी हुआ वो उसके लिए अच्छा नहीं था, इसलिए उस और डर लग रहा, साथ ही गुस्सा भी आ रहा था कि वो उस वक्त उसके साथ क्यों नहीं। अगर वो उसके साथ चली गई होती तो शायद आज जो कुछ भी नैना के साथ हुआ वो न होता। उसको ऐसा लगा रहा जैसे आज नैना के जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार कहीं न कहीं वो भी है। वही तेजस कभी उसको देखता तो कभी नैना को। उसको अभी भी जानना था कि वह हुआ क्या था, इसलिए उसने अपनी ड्राइविंग स्पीड बढ़ा दी। रोशनी ने जब देख कि तेजस कार की घर की तरफ ले जा रहा तो उसने जल्दी से उसको रोकते हुए बोली, तेजस कार को मयंक के घर लेकर चलो, अभी नैना को ऐसी हालत में नहीं है कि हम इस घर ले जाते में नहीं दादाजी और दादी माँ इसकी ऐसी हालत देख घबरा जाए। उसकी बात सुन तेजस अपना सर हिला देता है और कार को मयंक के घर के तरफ ले लेता है। कुछ टाइम में उनकी कार मयंक के फ्लैट के सामने आके रुकी। रोशनी ने देख कि वो उसकी गोद में सो चुकी है, ये देख वो परेशान हो गई। उसकी परेशानी देख तेजस ने नैना को अपनी गोद में उठा लिया और मयंक के फ्लैट में लेकर चल जाता है। तेजस नैना को लेकर मयंक के फ्लैट गेस्ट रूम में लेकर चला जाता है। उसके पीछे रोशनी भी चली गई। तेजस नैना को बेड के सुला खुद बाहर आ गया। वही रोशनी जल्दी से वार्डरोब से नैन के लिए नाइट सूट लेकर आती है। मयंक के घर में वो अक्सर आते जाते रहते थे, इसलिए मयंक ने उन लोगों के लिए एक गेस्ट रूम पहले ही रेडी करवा के रखा था। रोशनी जल्दी से नैना को अच्छे से क्लीन कर उसको वो नाइट सूट पहना खुद भी उसके कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर सोफे पे बैठ तेजस जो कि कब से उसका इंतजार कर रहा था, रोशनी ने देख उसने सवाल किया, क्या अब तुम मुझे बताओगी कि आखिर आज नैना के साथ ये सब हुआ कैसे? उसकी बात सुन रोशनी जो अब तक स्ट्रिंग बनके इस प्रॉब्लम को फेस कर रही थी, वो एक झटके से जमीन के बैठ गई और रोने लगी। वो रोते हुए बोली, ये अब मेरी वजह से हुआ है, मुझे जब चाहिए था उसके वो बच्ची है लेकिन तो नहीं ना, मैंने कैसे यू को अकेले जान दिया। उसको इस तरह रोते देख तेजस जल्दी से उसके पास आया। ये पहली बार था जब उसने रोशनी को रोते देखा था, वरना वो इतनी स्ट्रांग थी कि आज तक वो किसी भी प्रॉब्लम को बिना गिव अप के फेस करती थी। वो लड़की आज टूटी हुई उसके सामने था। ये देख वो जल्दी से उसके पास चला गया और उसको उठाते हुए बोला, रोशनी ये तुम खुद को इसकी वजह कैसे बना सकती हो? नैना के जो कुछ भी हुआ उसके लिए थी, खुद को दोष नहीं दे सकती हो। ये बोल वो उसको जमीन पे से उठा सोफे पे बैठा देता है और खुद जल्दी से किचन में चला है। रोशनी बस उसको जाते देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वो सुबकते हुए जमीन को देख रही थी। कुछ टाइम में तेजस हाथ में पानी का ग्लास लाकर उसके सामने कर देता है, जिसे देख रोशनी अपना सरना में हिला देती है। ये देख तेजस उसके बगल में बैठ उसके देख बोल, थोड़ा पानी पी ले, तुम्हें शांति मिलेगी, उसके बाद हम इस टॉपिक पे बात करेंगे।
उसकी बात सुन रोशनी उसके हाथ से पानी लेकर पी लेती और अपनी आंखों को बंद कर सोफे टिका देती है। वही ये देख तेजस बिना कुछ बोले वैसे ही बैठा रहता है। कुछ देर बाद जब रोशनी लगा कि उसने अपने इमोशन पे काबू कर लिया है तो उसने अपनी आंखें खोल ली। उसको नॉर्मल होता देख तेजस बोला, अब बारी वहाँ हुआ क्या था और नैना के साथ ये सब किसने किया है। उसकी बात सुन रोशनी उसके तरफ देखते हुए धीरे धीरे वहाँ पे हुई पूरी बात बता देती है, जिसे सुन अब तो तेजस को भी गुस्सा आने लगा था। वो अभी रोशनी के कुछ बोलता उसे पहले ही उन्हें नैना की चिल्लाने के आवाज उनके कान में, जिसे सुन वो लोग जल्दी से उस तरफ चले गए। सामने नैना की कंडीशन देख दोनों के पैर कमरे के डोर पे ही रुक गए। इस वक्त नैना बेड कमरे के कोने में अपने घुटने में मुंह छुपाए रोते हुए बस एक ही बात बोल रही थी, दूर रही मुझसे, मेरे पास मत आओ। इस वक्त पूरे कमरे में बस नैन के सुबकने और बड़बड़ाने की आवाज गूंज रही थी। उसके आसपास बहुत सी चीजें बिखरी हुई थी। पूरे कमरे का सामना इधर उधर फैला हुआ था। ये देख रोशनी जल्दी से उसके पास चली गई और उसको संभल हुए बोली, शाशा नैना, कुछ नहीं हुआ है, कोई तुझा पास नहीं आ रहा है, सब ठीक है। रोशनी की आवाज सुन नैना पहले तो शांत होने लगी। वही नैना को कोई हरकत न करता देख रोशनी ने उसके तरफ देख तो पाया कि नैना बेहोश हो चुकी है। ये देख वो घबरा गई। उसने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया और तेजस की तरफ देख कुछ इशारा किया, जिसे समझ तेज नैन के पास आ उसको अपनी गोद में उठा बेड पे सुला देता है। तभी उन्हें डोर बेल की आवाज आई, जिसे सुन तेजस डोर खोल देता तो सामने डोर पे इस वक्त मयंक और उसके साथ डॉक्टर खड़ी थी। मयंक लंबी लंबी सांस ले रहा था। जब मयंक ने अपने घर के सामने डॉक्टर को खड़ा देख तो उसे लगा शायद नैना की हालत ज्यादा खराब है, इसलिए वो भी भागते हुए उस तरफ आया। हल्की डोर को ना खुलते देख उसने बार बार डोर बेल बजानी शुरू कर दी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं था कि डोर तेजस खोलेगा। और सबसे बड़ी ये थी कर्ण तेजस उसके घर क्या कर रहा है। हालांकि उसके लिए सबसे जरूरी अभी अगर कुछ था वो सिर्फ नैना थी, इसलिए वो जल्दी से डॉक्टर को अंदर ले आया और सुधा गेस्ट रूम की तरफ लेकर चल गया। अंदर का नजर देख उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि नैना एक बार फिर से पैनिक करने लगी थी। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब था। इस बार तो रोशनी भी उसको संभल नहीं पा रही थी। ये देख उसने मदद के लिए मयंक की तरफ देखने लगी, जिसे समझ मयान कभी उस तरफ चल गया और रोशनी को नैना से दूर होने के लिए बोल देता है। उसके बाद को समझ नैना अपना सर हिला देती हाँ, जिसके बाद मयंक खुद नैन के पास बैठ जाता है। मयंक को देखते ही नैना फुट कर रोने लगी। वो रोते हुए बोली, मयंक मैं गंदी हो गई हूँ, अब तुम मुझे पसंद नहीं करोगे न। उन लोगों ने मुझे छुआ, मेरे हाथ मेरे पैर पकड़े था उन लोगों ने। माँ मैं गंदी हो गई हूँ, अब तुम मुझे पसंद नहीं करोगे न। उसकी बात सुन मयंक उसको संभालते हुए बोला, किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करूँगा, मैं तुम्हें बहुत करता हूँ। और रही बात तो तुम अच्छी हो तो भला कोई तुम्हें गंदा कैसे कर सकता है। तुम गंदी नहीं हो, तुम प्योर हो। उसकी बात सुन नैना बोली, सच्ची में गंदी नहीं हूँ ना। तुम मुझसे से नफरत तो नहीं करोगे ना। उसकी बात सुन मयंक अपना सर हिला देता है और पीछे से डॉक्टर को कुछ इशारा करता है, जिसे समझकर डॉक्टर अपने हाथ में पकड़े सूटकेस से एक इंजेक्शन निकल वो बिना वक्त गवाए नैना को लगा देती हैं, जिसके कारण नैना बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही मयंक उसको अच्छे से बेड लिटा देता है, जिसके बाद डॉक्टर अच्छे से नैना को चेक करने लगी। कुछ समय बाद मयंक डॉक्टर के साथ हॉल में था। डॉक्टर मयंक को तरफ देखते हुए बोली, सर आपकी वाइफ के माइंड पे आज के इंसिडेंट का बहुत ज्यादा असर हुआ है, इसलिए उन्हें बार बार पैनिक अटैक आ रहे। मैंने ये कुछ मेडिसिन लिख दी जिसे आपकी उन्हें रोज देना होगा। और एक बात याद रखें कि उनका ज्यादा पैनिक करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए हो सके तो उनसे इस बारे में ज्यादा बात न करे। डॉक्टर की पहली लाइन सुन हैरान थे, लेकिन उनके आगे की बात सुन सब सीरियस हो गए। मयंक डॉक्टर तरह देख अपना सर हिला देता है। उसके वो तेजस की तरफ देख बोला, तुम डॉक्टर को बाहर तक छोड़ आओ। उसके ये कहते ही तेजस डॉक्टर के साथ चला जाता है। इधर डॉक्टर के जाते ही मयंक नैना के कमरे में चला जाता है। नैना को देख उसका दिल दर्द कर रहा था। चाहे वो इस लड़की से कितनी भी दूर रहने की कोशिश क्यों न करता हो, लेकिन प्यार तो वो भी करता है ना। मयंक बस एक तक नैना को देखते हुए उसके पास जाके बैठ गया। मयंक नैना के चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे के रोने की वजह से आंसू के निशान बने हुए थे, होठ सूख चुके थे। उसके सूखे होता को देख मयंक ने एक नज़र नैना को देख उसके सर को सहलाना शुरू कर देता है।
वहीं उसके ऐसे करने से नैना के चेहरे पे हल्की मुस्कान आ जाती है। ये देख मयंक के चेहरे पे मुस्कान आ जाती। मयंक अपने जेब से एक इंजेक्शन निकाल नैना को देखता, फिर वो उस इंजेक्शन को नैना के गर्दे के पास ले जा इंजेक्ट करने को होता ही है कि तभी रोशनी वो आ जाती है और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मयंक ये तुम क्या रहे हो? उसकी बात सुन मयंक एक नज़र उसकी तरफ देख बोला, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। उसकी बात सुन रोशनी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर मयंक को देखती है जिसके हाथ कांप रहे थे, वो भी इसलिए क्योंकि कहीं उसके इंजेक्शन लगाने नैना को दर्द न हो। मयंक भले ही नैना से सीधे मुंह बात नहीं करता था, उसके साथ रूड बिहेव करता था, लेकिन वो कभी भी उसको दर्द में नहीं देख सकता था, क्योंकि वो कहे या नहीं लेकिन उसके दिल में नैना के लिए प्यार था जिसे वो कभी भी जग नहीं होने देता था। इधर उसकी हालत देख रोशनी मयंक के हाथ से इंजेक्शन लेकर खुद उसे इंजेक्ट कर देती है और मयंक की तरफ देख बोलो, अब बातों ये किस चीज का इंजेक्शन है? उसकी बात सुन मयंक बोला, इस मेडिसिन से नैना आज रात की सारी बात भूल जाएगी, कुछ कुछ बातें छोड़कर, अब देखना यही वो क्या भूलती और क्या नहीं। रोशनी उसकी तरफ देख हैरानी से बोली, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, मैं नैना को इस तरह नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, बस समझ लो मैंने अपनी तकलीफ मिटने के लिए ये सब किया है। और हाँ, कल सुबह इसे होश आने से पहले हम इसे राठौड़ पैलेस ले जाना होगा, वरना घर वाले भी परेशान हो सकते हैं। उसकी बात सुन रोशनी उसको देख बोली, जब तुम इसे इतना प्यार करते हो तो क्यों इससे दूर रहते हो, क्यों इसके आगे आने प्यार को कन्फेस नहीं करते? उसकी बात सुन मयंक बिना कुछ बोल नैना के पास बैठ उसके सर को सहलाने लगा। मयंक को जवाब न देता देख रोशनी वहां से चली जाती है। मयंक ने एक नज़र भी उसको नहीं देख, वो बस एक तक नैना को देख रहे था। फ्लैशबैक एंड रोशनी ये सब सोच हुए डाइनिंग रूम आ गई थी। उसके दिमाग में अभी भी आओ पूछे हुए सवाल चल रहे थे जिसका जवाब सिर्फ मयंक दे सकता था। दूसरी तरफ आर्यांशी गुस्से से डाइनिंग टेबल पे बैठी अपने सामने बैठे आर्यन को खा जाने वाली नज़र से देख रही थी। उसका दिल कर रहा था कि टेबल रखे फोक को उठा वो उसे आर्यन को मर से, आखिर इस इंसान ने उसे उसकी प्यारी नींद को जो छीना था, भला वो कैसे ये बर्दाश्त कर रही थी, ये सिर्फ वह जानती थी। ऊपर इतने हैवी एक्सरसाइज के बाद अब जब ब्रेकफास्ट का से हुआ तो उसने उसके सामने ये घास फूस वाला ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया। तभी स्नेहा खुशी से चहकते हुए वो आई और अपने पेरेंट को गले लगते हुए बोली, मॉम डैड मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरा सपना सच होने वाला है। टू बी कंटिन्यूड।